हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अभी तो सुमित राठी, बट बहुत जल्दी एक अच्छा नाम आपको मिलेगा। ठीक है, सुमित राठी बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, चैनल का नाम नहीं लगता, तो एक अच्छा नाम रखेंगे। नाम तैयार है, सारी चीज़ तैयार है, बस थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, सब चीज़ तैयार है और जल्दी आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। सो एक बार रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन। सारे के सारे लोग आ सकें और हमारे साथ सेशन में जुड़ सकें। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया यार। देखो रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह उठना, पहले आप खुद सोच के देखो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा। मैं न्यूज़पेपर द हिंदू हम पढ़ते हैं, उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बाद प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो किया जाता है, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो किया जाता है, डाउन टू अर्थ किया जाता है। और आज जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट स्टेट्स की एजुकेशन के ऊपर, तो वो जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वो भी चेक की है। सो मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इतना सारा डेटा, और आप कितने बजे उठ सकते हो सुबह। मतलब 4 बजे से पहले तो न्यूज़पेपर नहीं आता, 5 बजे न्यूज़पेपर आते हैं, ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो 5 बजे के बाद में 8 बजे तक 3 घंटे में मैनेज करना ना कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसके बाद वो कंटेंट बनाओ, फिर पीपीटी के लिए भेजो, फिर पीपीटी सेट कराओ, थोड़ा सा कभी इस वजह से ना थोड़ा सा प्लस माइनस 19-20 का ये मार्जिन चला जाता है। सो उसके लिए आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप भी कोऑपरेटिव और समझदार भी होंगे आप, कि इतना समय थोड़ा सा लग जाता है अच्छे कंटेंट को बनाने में। एक अच्छा कंटेंट अगर हमें तैयार करना है, एक अच्छी चीज़, एक वैल्यू एडिशन हमें करना है, तो थोड़ा सा ये जो चीज़ है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर आप नहा लिए? मैं अभी नहाया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, नहा लेना, थोड़ी देर में नहा लेना। नहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती भाई, ठीक है। इकट्ठे नहाना, जब तुम सेलेक्ट हो जाओ ना, जब नहाना, क्या करोगे नहा के यार। मैं तो कई दिन निकाल देता हूँ, ठीक है, सही बताऊँ मैं बहुत दिन निकाल देता हूँ ठंड के अंदर में। स्पेशली मैं एक हफ्ता 1.5 हफ्ता नहीं नहाता। क्या ज़रूरत है नहाने की यार, पढ़ाई करो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लेट्स बिगिन द क्लास। नवंबर 4, 2022 यूपीएससी और आपके आईएएस आईपीएस आईएफएस के एग्जाम, बाकी जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं और स्टेट पीसीएस के लिए बेस्ट करंट अफेयर है। आई एम एश्योरिंग यू दैट। सो डेली करंट अफेयर ही हम करते हैं दोस्तों। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुमित राठी। नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम जो पहली आज की बात जो हम यहाँ करेंगे, ठीक है, वो क्या है, डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट। आप देखो ये एक बड़ा मुद्दा है। आज द हिंदू के अंदर में ये न्यूज़ आई है और मुद्दा क्या आया दोस्तों कि जो प्री प्राइमरी एनरोलमेंट होता है, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी एनरोलमेंट्स होते हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही है। डेटा दिखाया गया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये आपका डेटा है। तो बाकी सब जगह तो इंप्रूवमेंट हुआ है। आप देखोगे 2021-22 के अंदर में 95 लाख प्री प्राइमरी एनरोलमेंट हुए हैं। उसके बाद अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं, ठीक है, प्राइमरी के अंदर में आपका 12.18 करोड़। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपका अपर प्राइमरी के अंदर में, ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपका चल रहा है। बट अगर प्री प्राइमरी के अंदर देखें बच्चों, तो प्री प्राइमरी के अंदर में 2021-22 में पिछले साल के मुकाबले एनरोलमेंट कम है, देखना है ना। और ऐसे ही मैं अगर प्री कोविड देखूं तो बहुत पीछे हम। कोविड से पहले तो लगभग यहाँ पे कितने थे दोस्तों, 1,40,00,000, और अभी घट के कितने हो गए हैं दोस्तों, 0.95 यानी कि 95 लाख के आसपास। तो कहा जा रहा है कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर में जो एनरोलमेंट है, मतलब जो बच्चे जाते थे उनकी संख्या घट गई है। अब पता नहीं ये क्या कारण है दोस्तों इस घटे हुए एनरोलमेंट का। डेटा हमारे सामने आया तो हमने देखा है। साथ ही साथ में एक चीज़ और हमें देखने को मिली है कि कोविड के बाद में, जब कोविड आया था ना, उसके बाद में चाहे फंड्स की कमी मान लो, चाहे टीचर की कमी मान लो, ठीक है, या सब चीज़ें ऑनलाइन चली गई, तो भाई ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों के पास में यार रूरल एरिया में वो टेक्निक नहीं होती, ना तो टीचर के पास होती है कि ऑनलाइन पढ़ा सके, ना स्टूडेंट के पास होती है कि ऑनलाइन जाके देख सके। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, स्कूल्स के अंदर में भी भारी गिरावट आई है। 20,000 स्कूल जो हैं पिछले मुकाबले जो कोविड से पहले थे, और अब देखेंगे तो 20,000 स्कूल आपके बंद हो गए हैं प्री प्राइमरी। सो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि एनरोलमेंट जो है वो कम हो गए हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट। कह रहा प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आई है। ये न्यूज़ है द हिंदू के अंदर में कि डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट
एनरोलमेंट कंटिन्यूड इन 2021-22 सेज द गवर्नमेंट का ये मानना है। इट शोज 30% फ्यूअर स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन दीज क्लासेस। 30% एक बड़ा नंबर होता है दोस्तों। प्री पैंडेमिक के बाद में, ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक और प्री पैंडेमिक में अगर हम देखें तो लगभग 30% का अंतर, मतलब 30% स्टूडेंट कम है यहां पर। आप मेरी बात समझ रहे हो? 30% स्टूडेंट यहां पे क्या है दोस्तों, कम है as compared to pre-pandemic periods. The number dwindled in the primary classes too. प्राइमरी स्कूल के अंदर, प्री प्राइमरी में भी हुआ है, प्राइमरी में भी नंबर जो है वो आपका कम हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स और टीचर जो है उनके अंदर में भी एक ड्रॉप हमने देखा है। क्लास स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी इंक्रीज। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी टोटल स्टूडेंट देखोगे तो कुल मिला के 25,057 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो बढ़े हैं। द चार्ट शोज एनरोलमेंट इन करोड़ इन डिफरेंट लेवल ऑफ द एजुकेशन। ये देखो, ये चार्ट दिखाया गया है कि अलग अलग, ये यहाँ पे कोडिंग दी है, कलर कोडिंग है यहाँ पे, और ये बताया गया है, देखो रेड प्री प्राइमरी के लिए है, ठीक है, प्री प्राइमरी में घटे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी, तो पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी 2 लाख बच्चे कम हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अपर प्राइमरी की, उसके बाद में, ठीक है, तो अपर प्राइमरी में पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 लाख बच्चे ज्यादा हैं। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर बात करूं तो सेकेंडरी के अंदर में भी संख्या कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी के अंदर में तो यहां पर एनरोलमेंट क्या है दोस्तों, ज्यादा रहे हैं। तो आज एजुकेशन के ऊपर में 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो मुद्दा है जीएस पेपर 2 का दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स एंड एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी से संबंधित। तो लेट्स डिस्कस दिस जीएस पेपर 2। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उसने कहा है कि ऐसे बच्चे जो प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर एंटर कर रहे हैं 21-22 के अंदर में, इनके अंदर में संख्या में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन एंड इट इज कंपलसरी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि किसी को करनी है तो करो, मत करो, नहीं, इट्स अ प्राइमरी एजुकेशन इज अ कंपलसरी एजुकेशन। सरकार के द्वारा इसको कंपलसरी गया। ये शिक्षा का पहला पड़ाव होता है। प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं, ये अनिवार्य शिक्षा होती है और शिक्षा का पहला चरण भी होता है। मैं बात करता हूं दोस्तों प्री प्राइमरी एनरोलमेंट, डेटा पे आ जाते हैं कितने एनरोलमेंट हुए हैं। कह रहे कि इट इज रिजल्टिंग इन 30% फ्यूअर स्टूडेंट्स। 30% जो कोविड का काम टाइम था उससे लगभग प्री कोविड से अब जो एनरोलमेंट हो रहे हैं वो 30% आपके कम हो रहे हैं। टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो 94.95 लाख स्टूडेंट्स जो हैं दे एंटर्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस इन 2021-22, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखोगे तो 94.95 लाख बच्चे जो हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल में उन्होंने एंटर किया है। पिछले साल से अगर इस बार देखें तो पिछले साल के मुकाबले भी ड्रॉप है भाई। कोविड के पहले और अब में तो 30% का ड्रॉप है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 10% का ड्रॉप यहां पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। कोविड से पहले कुल मिला के 1 करोड़ 6 लाख लोग जो थे वो आपको इन क्लासेस के अंदर में क्या होते थे, एनरोल होते थे। हाउएवर 2020-21 के अंदर में there was already a decline of 20% enrollment in pre-primary schools as compared to 1.35 crore as the year before due to the school closure and classroom moving online। क्या कह रहा है दोस्तों, हालांकि 20-21 के अंदर स्कूल बंद होने और कक्षाओं के ऑनलाइन होने के कारण एक साल पहले 1.35 करोड़ की तुलना में प्री प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन 21% की गिरावट आ गई है। एनरोलमेंट इन प्राइमरी, अब मैं प्राइमरी की बात करता हूं दोस्तों। प्राइमरी के अंदर में क्लास आती है आपका दोस्तों 1 to 5। प्री प्राइमरी एलकेजी, यूकेजी, पीकेजी जो होता है, ठीक है, केजी वगैरह जो। अब कह रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं जिसके अंदर में पहले से 5वीं क्लास तक की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें पहली बार ड्रॉप देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों 12.20 लाख जो है अगर हम देखें इन 2020-21 तो अब ड्रॉप कितना है 12 पॉइंट में 18 लाख इन 2021-22। तो ये ड्रॉप अपने को देखने को मिला है, ठीक है, 12.18, ठीक है, ये ड्रॉप आपको देखने को मिला जो मैंने यहां पर भी आपको दिखाया था, ठीक है। ये करोड़ के अंदर है तो यहां पे 12,20 करोड़ थे, यहां पर अगर हम देखें तो 12 करोड़ 20 लाख थे, यहां पर 12 करोड़ 18 लाख है, यानी कि 2 लाख यहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। कहां पर, प्राइमरी स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि रीजन हो सकता है कि भाई स्कूल बंद हो गए हों, या हो सकता है भाई टीचर अवेलेबल ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन इसके अंदर में हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी इंक्रीज बाय 19 लाख टू, ठीक है, ये 19 लाख से इंक्रीज हुआ है। अगर हम किसकी बात करें, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी, अगर आप हायर सेकेंडरी पे जा रहे हो वहां संख्या बढ़ी है, ठीक है, वहां संख्या कितनी बढ़ी है दोस्तों, 25.57 करोड़ हुए हैं, तो संख्या कुल मिला के 19 लाख की जो है वो बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिली है, ठीक है, यहां पे बता रहा है, ठीक है, यहां पे बता रहा है, तो यहां पे बढ़ोतरी जो है यहां पर इसको देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द स्कूल्स, ये भी एक डेटा है। अब आप कहोगे सर इसका क्या प्री में सीधा सीधा सवाल आता है? ना भाई, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, प्री में बस आपको पूछ सकता है कि चलो बताओ प्री और आपका प्राइमरी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर में स्टेटमेंट दे देगा कि बताओ इस बार संख्या कम हुई है, बढ़ी है, हायर सेकेंडरी में बढ़ी है संख्या। लेकिन जब आप बात करते हो दोस्तों, कोविड के इम्पैक्ट लंबे टाइम तक आएंगे, है ना, आपको मान लो यूपीएससी इंटरव्यू में हो या आप मेंस के अंदर में आपको लिखना हो जीएस पेपर 2 के अंदर में या जीएस पेपर 1 के अंदर में, तो यू कैन यूज दिस डेटा, आप इन डेटा को यूज कर सकते हो। आप बोलते हो ना कि न्यूज़पेपर में क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना आपको, अब आप जब ये न्यूज़ पढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें समझ में आती है, आप समझ पाते कि इनको इस्तेमाल कहां करना है। सो यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर आंसर राइटिंग, यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर एसे, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स में तो है ही है, दे आर हेल्पफुल, बट यू कैन यूज दीज थिंग्स एल्सवेयर, आपको बाकी जगहों पर भी इसको आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अब कह रहा है डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द स्कूल्स, कह रहा है स्कूल की संख्या भी घट गई है। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द पेंडेमिक, कह रहा है पेंडेमिक के बाद पहली बार हमें देखने को मिला है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो है वो घट गए हैं, ठीक है। क्लोजर एज वेल एज लैक ऑफ टीचर, चाहे आप बाल लो कि वो बंद हो गए, भाई फंड्स नहीं थे उनके पास में काम करने को, या हो सकता है टीचर नहीं थे, तो पहली बार हमें देखने को मिला है कि पैंडेमिक के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स थे हमारे वो भी डिक्रीज हो गए हैं। देयर वर 20,000 फ्यूअर स्टूडेंट्स स्कूल्स, इस बार देखोगे तो कुल मिला के 21-22 के अंदर में 20,000 स्कूल क्या हैं दोस्तों आपके कम है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो है अब कितने बचे हमारे पास, 15.0 इतने 15.09 लाख के आसपास थे, और अभी कितने बचे हैं दोस्तों, 14.89 लाख। तो स्टूडेंट जो स्कूल्स हैं वो भी लगभग 20,000 की संख्या उनमें कम हुई है। देयर वाज आल्सो 1.89 लाख और 1.98% फ्यूअर टीचर। अगर आप देखोगे तो इतने टीचर भी कम है, मास्टर भी कम है, 1.89 लाख, यानी कि पिछले उसके मुकाबले 1.98% टीचर भी दोस्तों क्या है दोस्तों, कम है। देयर नंबर रिड्यूस्ड फ्रॉम 96.96 लाख इन 2020-21 टू 95.07 लाख, इतने टीचर बचे हैं अब दोस्तों, ठीक है, 2021-22 में। कहने का मतलब देखो टीचर की संख्या भी घटी है, स्कूल के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ स्कूल की संख्या भी घटी है, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों अगर हम देखें तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के अंदर में एनरोलमेंट भी कम हुए हैं। हाँ, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के अंदर बात करें तो एनरोलमेंट थोड़े से जरूर बढ़े हैं, बट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के ऊपर में जो आपके एनरोलमेंट है वो कम हुए हैं। ये इसका सार हुआ, समझ में आई बात दोस्तों, ये इसका सार हुआ पूरा जो न्यूज़ आया है कि भाई प्री प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर में जो है स्टूडेंट्स जो हैं घटे हैं, एनरोलमेंट कम हुआ है, लोगों ने कम एडमिशन लिया है। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है स्कूल कम हो सकता है जो टीचर ना हो उसकी वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि एनरोलमेंट आपका क्या रहा हो, कम रहा हो, बट हायर सेकेंडरी के अंदर में एनरोलमेंट ज़्यादा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोविड के बाद में एक बड़ी जो चीज़ सामने आई देखने को, वो क्या कि वी हैव टू मूव ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा भाई, है ना। सो ऑनलाइन के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले स्कूलों के अंदर नहीं होते थे भाई, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे स्कूल्स कितने इक्विप्ड हैं, ठीक है, टुवर्ड्स दीज थिंग्स। तो पहला इसने बोला कि जो कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है ना, दे वर अवेलेबल इन 44.75% ऑफ द स्कूल्स, 44.75% जो स्कूल्स हैं उनके अंदर में कंप्यूटर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। वाइल इंटरनेट एक्सेस वाज अवेलेबल ओनली इन द 33.9% ऑफ द स्कूल। ये कह रहा है कि अभी अगर हम देखें तो 44 लगभग 45% स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर में कंप्यूटर है। इंटरनेट की बात करें तो केवल और केवल 34% स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनेट है। मतलब अभी भी आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम स्कूलों के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह सब ऑनलाइन हो रही है, बट अभी भी स्कूल के लेवल के ऊपर देखें तो इंटरनेट और कंप्यूटर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका पेनिट्रेशन अभी भी बहुत दोस्तों क्या है, कम है। तो ये चैलेंज है अभी भी हमारे लिए।
हम मॉडर्न एजुकेशन को लेके आना चाहते हैं, ठीक है, हम आपका टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं एजुकेशन के अंदर में, बट यहां पर ही हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर की संख्या भी कम है और साथ साथ में इंटरनेट की संख्या भी कम है। तो इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं सर हम जब भी लिखेंगे, ठीक है, एजुकेशन के चैलेंजेस के ऊपर, तो वी कैन यूज दिस थिंग, हम इसको यूज कर सकते हैं। भगवान ना करे ऐसा ही कोई एक पैंडेमिक आ जाए तो बुरी हालत हो जाएगी। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट दीज थिंग्स अगैन। भाई नहीं पता ना, भाई कोविड का पता थोड़ी ना आ जाएगा, अब ऐसे कोई हो सकता है भविष्य में कोई फिर से पैंडेमिक आ जाए, तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर में तो सिर्फ इतने इंटरनेट छोड़ो, हमारे जो आपका इंटरनेट है वो बहुत कम है, ठीक है, कंप्यूटर बहुत कम है, तो पर्सनल लेवल पे तो भूल जाओ जब स्कूलों में ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में होगा तभी तो घर पे होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों। हाउएवर देयर अवेलेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड एज कंपेयर्ड ऑन प्री कोविड। देखो फिर भी कुछ संख्या बढ़ी है, पहले इतने थे अभी इतने हैं, पहले जो थे वो केवल इतने % स्कूलों में ही थे, 38.5% स्कूलों के अंदर ही कंप्यूटर थे और इतने स्कूलों में ही इंटरनेट फैसिलिटीज थी। अब लेकिन ये जो कंप्यूटर स्कूलों में होते हैं कई काम के नहीं होते, ठीक है, वो बड़ा सा डब्बा सा रखा रहता है, ठीक है, वो स्टार्ट होने में 5 मिनट लगाता है, ठीक है, घूमता रहता है। सो हमें नए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट की, अच्छे चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्या है दोस्तों आज आवश्यकता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड इन द प्राइमरी एजुकेशन। कह रहा है कि जो प्राथमिक एजुकेशन है इनके अंदर में क्या क्या डिफरेंट मुद्दे हैं, चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जिनसे हमें जूझना है। सबसे पहला दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, हमारा बुनियादी ढांचा है ना उसमें बहुत कमी है। दूसरा टीचर्स की जो क्वालिटी है, शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा नॉन एकेडमिक बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, गैर शैक्षणिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी एकेडमिक जो आउटकम है उतनी अच्छी नहीं हो पाती। टीचर उतने अच्छे नहीं है हमारे स्कूलों के अंदर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी यहाँ पे कमी है दोस्तों। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर टीचर है भी तो उनके अंदर में यार वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, भाई पढ़े तो पढ़े, कोई ना पढ़े। सरकारी स्कूलों के अंदर मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, ठीक है, जो पहले अच्छी जगह पे थे। हमारे स्कूल के अंदर मैं जब पढ़ता था 11th-12th में तो कई सारे बहुत अच्छे टीचर थे। मैं आपको बताता हूँ 11th-12th में वो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, बट दे आर हैप्पी कि वो प्राइमरी स्कूल के अंदर में जो 1 से लेके 5वीं तक का है उसमें टीचर लगे, क्योंकि सरकारी है, जाना नहीं पड़ेगा, हाजिरी लगेगी ऐसे ही, ठीक, किसी को थोड़े पैसे देंगे और हम प्राइवेट में पढ़ाते रहेंगे, 2 जगह काम हो जाएगा। तो ये जो नॉन अकाउंटेबिलिटी है ना, ठीक है, ये एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ठीक है, कि जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है और इसकी वजह से भी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पीछे है। हायर ड्रॉप आउट रेट्स, देखो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या है कि बच्चा एडमिशन लेता है, जाता है, ठीक है, उसके बाद में लेकिन वो अपनी एजुकेशन छोड़ देता है। कारण कोई भी रहा हो, पीयर प्रेशर कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि परिवार से वही काम का बोझ आ जाए उसके ऊपर में, परिवार के पास पैसा ना हो, ठीक है, उसका खुद का पढ़ने का ना हो, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप ना हो पाई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। टीचर का एब्सेंटिज्म, ये भी बड़ी बात हो सकती है, ठीक है, भाई मास्टर ही ना आया, ठीक है, अगर मास्टर ही ना आया तो उससे भी क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है। और मास्टर के ना आने से भी चांसेस पूरे हैं कि टीचर अगर एब्सेंट है, शिक्षक अनुपस्थित है, तो उस अवस्था के अंदर में भी आपके बच्चे जो है वो हो सकता है वहां पे ना पहुंच पाए। सो दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द इश्यूज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी फेस कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो एजुकेशन से संबंधित क्या क्या सेफगार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। हमारे संविधान के अंदर में कुछ लिखा है शिक्षा को लेके, है ना, तभी तो प्रयास किए जाते हैं। भारत सरकार जो है आपकी सरकारी स्कूलों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर इतना खर्चा करती है। क्यों करती है? बिकॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने शिक्षा से संबंधित कुछ राइट्स दिए हैं, ठीक है, कौन से हैं, कैसे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कह रहा है कि आर्टिकल जो 45 है, जो डीपीएसपी है, इट्स डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, एंड आर्टिकल 39F, ये क्या कह रहा है दोस्तों, डीपीएसपी, दे हैड अ प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। इसमें कहा गया है, ठीक है, इन दोनों प्रावधानों के अंदर, दोनों आर्टिकल के अंदर ये प्रावधान है कि भैया राज्य को हर जो है बच्चे को फ्री और एक अच्छी इक्विटेबल, सबको समान रूप से जो उपलब्ध हो सके एक शिक्षा मुहैया करानी है। अरे इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल होते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, हम सब जानते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई तो नहीं होती। दिल्ली का छोड़ दो, दिल्ली की एक अलग हाइप बना हुआ है आजकल, खैर हकीकत मुझे अभी भी नहीं पता है, बट ठीक है, दिल्ली के कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन जो है, दशा बहुत अच्छी हो गई है। मैं उसकी बात छोड़ देता हूं, मैं बात करता हूं भारत के अंदर में। तो सरकारी स्कूलों का थोड़ा सा सिस्टम डामाडोल ही है, ठीक है, सिस्टम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी सरकार जो है सरकारी स्कूल चलाती है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, बताओ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया हुआ है और स्टेट क्या है, इसको ऑब्लाइज करने के लिए
उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं, इसीलिए शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 जो एफ है, ये कहते हैं, ये कंपील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट को, सॉरी सरकार को, कि आप क्या करो, शिक्षा प्रोवाइड करो। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, आर्टिकल 21 जो है, इट एनफोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। आपको पता है ये भी बदलाव किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर में एजुकेशन को फंडामेंटल, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संवैधानिक CAA संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है, तो वो भी है यहाँ पे। आर्टिकल 21 है विच मेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14। भाई 6 से 14 साल की जो बच्चे के जो है, उसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया कि उसको शिक्षा स्टेट को प्रोवाइड करानी है। फिर हमने राइट टू एजुकेशन पास किया 2009 के अंदर में, है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट क्या है दोस्तों, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। भाई याद रखने हैं। ठीक है, जब आप लिखोगे ना मेंस के अंदर में, तो ये चीजें याद रखनी है, नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। अब ये न्यूज़पेपर में ना ये दिया नहीं है, आज अब न्यूज़पेपर जाके पढ़ो, द हिंदू के अंदर में मेरे ख्याल में 13वें या 14वें पेज के ऊपर में ये आपको न्यूज़ ऐसे की ऐसे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये न्यूज़ में सिर्फ यही बताया कि इतने मास्टर कम हो गए, कितने स्कूल कम हो गए, कितनी प्राइमरी एनरोलमेंट कम है, कितनी, ठीक है, प्री प्राइमरी एनरोलमेंट कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये सही है, ये गवर्नमेंट डेटा है, वी कैन यूज दिस, बट देखो इससे सीधा सवाल कभी भी नहीं आएगा बच्चों, कभी भी नहीं आएगा सवाल। ठीक है, तो इसीलिए हमें इससे संबंधित और भी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्राइमरी एजुकेशन, है ना, ये हम लिख सकते हैं जब भी हमारे पास आंसर राइटिंग करनी हो हमें। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट के देखो और भी इनिशिएटिव्स हैं। सरकार ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इनमें एक इनिशिएटिव क्या है, मिड डे मील स्कीम, ताकि हर बच्चे को क्या मिल सके, सुरक्षित पोषण। क्योंकि जब आप सुपोषित होंगे तभी आपके पास में क्या होगा दोस्तों, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी काम करेगी, आपका बुद्धि का विकास होगा। पेट में कुछ नहीं है तो नहीं होगा, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे। तो इसलिए स्कूल जाते हैं तो मिड डे मील स्कीम, कई तो ऐसे ही खाने के चक्कर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो पंजीरी मिलती थी, आज देखो यार, आपने शायद ये चीज़ें ना देखी हों, हमने देखी है। ठीक है, जैसे मेरा जो गांव था, ठीक है, वो तो फिर भी था, मेरे मामा के गांव तो बहुत मतलब पिछड़े हुए थे उस टाइम पे। तो मैं देखता था बच्चे ना स्कूल नहीं जाते थे, बट वो जो आंगनबाड़ी के अंदर में जो पंजीरी मिलती थी ना, वो लेने जाया करते थे। ठीक है, इनफैक्ट एक दिन मैंने खाई तो मुझे भी मज़ा आया, 2-3 दिन मैं भी चक्कर में रहा। मैं स्कूल की छुट्टी में गया हुआ था तो मैं भी चक्कर में रहा, बट मेरे को हमेशा एक मुद्दा था, मेरे को शर्म बड़ी आती थी। ठीक है, मैं शादी ब्याह में भी जो खाना खाने जाते हैं तो मैं बहुत, मतलब या तो मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है, या मैं क्या करता हूँ, मैं जाके मैं लपेटने पे रहता हूँ, खींच दे बस। खींचने का मतलब है कोई आ जाए कुछ बात करे तो बड़ी शर्म सी आती है, पता नहीं क्यों आती है, बट आती है मुझे। जैसे परिवार के अंदर ही शादी होता है ना, घर परिवार में शादी होती है, बड़ा चाव हो जाता है लोगों को। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं वही घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, अरे मतलब ज़बरदस्ती का फैंटम बनते रहते हैं, ये ठीक करो, ये ठीक। मैं कभी जा ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, शर्म आती रहती है मेरे को, पता नहीं क्यों आती है, पर मेरे को आती है थोड़ी। ऐसे ही जब मैं छोटा था तब तो और भी ज़्यादा आती थी, तो मेरा मन तो करता था मैं भी पंजीरी खाऊं, पर वही है, मैं कौन जाए, पन्नी उठा के कोई किसी ने कुछ टोक दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब मुद्दे होते थे भाई। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, और दोस्तों महिला समाख्या। ठीक है, सो ये आपको देखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो कुछ फैक्ट्स भी हैं हमारे पास जो आपको समझने चाहिए। देखो, पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था राइट टू एजुकेशन के ऊपर में ना, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑन राइट टू एजुकेशन वाज राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990s के अंदर। जब हम बात करते हैं ना कि पहली बार राइट टू एजुकेशन की जो बात हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी, तो पहली बार राइट टू एजुकेशन की जो बात थी कमेटी की रिपोर्ट में आई थी, और वो क्या है दोस्तों, आपका राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट। ये आपको अखबार में नहीं मिलेगी अगेन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्री में पूछा जा सकता है, एंड यू कैन यूज इट टू द राइटिंग योर आंसर, मेंस में आप लिख सकते हो। दूसरा कह रहा है 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, 86वां संवैधानिक संशोधन, जो हमने 2002 के अंदर में क्या किया था दोस्तों, पास किया था। इसी से हमने राइट टू एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाया था दोस्तों, संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 21A के अंदर। उसके बाद इसी के साथ ये जब हमने पास किया ना 86वां संवैधानिक, तो इसी से हमने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 21A। ठीक है, इट एनकम्पासेस बाय द तपस मजूमदार कमेटी। ठीक है, तो एक और कमेटी है तपस मजूमदार कमेटी। ठीक है, ये भी आप देखो, ये कब सेटअप की गई थी, 1990 के अंदर में।
दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड 25% रिजर्वेशन फॉर SC ST, सोशली बैकवर्ड्स एंड डिफरेंटली एबल्ड। तो ये प्रावधान आपको याद रखने, दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड दिस। तो तपस मजूमदार एंड क्या है दोस्तों आपका रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट, दीज आर टू इंपॉर्टेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संवैधानिक संशोधन एक्ट जो 2002 में हमने पास किया था, इसी से हमने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 21A, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, फटाफट से लिख दो यार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग यार। वीडियो लाइक और शेयर कर दो यार प्लीज, वीडियो लाइक और शेयर करो सारे के सारे बच्चे भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्त, समझ रहे हो आप। देखो इसके बिना बात नहीं बनेगी, वीडियो को लाइक और शेयर करो। जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ देखो, पायल कुमारी कह रही है सर पॉलिटी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो पॉलिटी की NCERT, ठीक है, हिस्ट्री की NCERT, और ये मतलब आपका इकोनॉमिक्स की NCERT और ज्योग्राफी की 4 NCERT हैं। इनका कैरिकुलम बहुत जल्दी ले आऊँगा, ठीक है, बहुत जल्दी ले आऊँगा। राइट नाउ देखो कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बातचीत चल रही है कुछ, ठीक है, या मेरा जो प्रोसेस सेट करना है, चैनल मैनेज मेरे से तो होगा नहीं, टेक्निकल चीज़ें, थंबनेल वगैरह बनाना ये सब, तो मैं थोड़ा सा अभी इन चीज़ों के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। जल्दी सारी चीज़ आ जाएंगी, चिंता मत करो यार, ठीक है, जल्दी सारी चीज़ आ जाएंगी। तब तक लोगों को पता तो चले, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। तो आप जब तक वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करोगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अच्छा, अब रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारे पास राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट जो है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। अच्छा, असर रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, असर होगी, ठीक है, ये प्रथम एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लेके आती है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो दिस रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप UPSC में जा रहे हो, एजुकेशन के ऊपर ये रिपोर्ट आप जरूर, आपको पता होनी चाहिए, हर साल की रिपोर्ट जो है ये, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी इन द एजुकेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से हमने कुछ इंसर्ट की है, तो ये क्या होता है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड सर्च टॉपिक, ये आपके रिलेटेड सर्च टॉपिक है और ये आपको ढूंढने हैं, देखने हैं, इनके ऊपर आपको खुद से काम करना है। आगे बढ़ूंगा मित्रों में। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है 2022 का AP7 प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, देखो ये हमारे जैसे प्लैनेट होते हैं ना, ग्रह उपग्रह जो होते हैं, इसी प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी होती है, खगोलीय पिंड होते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी समझते हो क्या है? पहले कहते थे कि एक सुपर डेंस मटेरियल था बहुत बड़ा हमारे पास, है ना, उसके बाद ये क्या हो गया, टूट गया, टूट के क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बन गए अलग अलग, और इसी से क्या बनी दोस्तों, अलग अलग आकाश गंगाएं बन गई, हमारी गैलेक्सीज बन गई, और गैलेक्सीज के अंदर में अलग अलग क्या बने, सोलर सिस्टम, आपके स्टार, आपके प्लैनेट, आपके जो आपकी सैटेलाइट, सब इसी से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो मीटरॉइड्स एस्टेरॉइड्स है वो भी ऐसे हैं, एस्टेरॉइड्स मीटरॉइड्स, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हम इसको, क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रह से क्या होता है, ये ग्रह नहीं हो सकता, ग्रह बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, ठीक है, वो कंडीशन इनके पास नहीं है, बट दे आर मोर और लाइक अ प्लैनेट, ठीक है। तो मोरलेस लाइक दे आर लाइक अ प्लैनेट, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो अभी हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट है ना, उन्होंने एक डार्क एनर्जी कैमरे का इस्तेमाल किया, ऊपर तो रहते ही हैं वो, तो उन्होंने डार्क एनर्जी कैमरे का इस्तेमाल करके उन्होंने 3 एस्टेरॉइड्स को खोजा है। ये 3 एस्टेरॉइड्स सूरज से आने वाली जो ग्लेयर है, जो चमक होती है ना, उसके पीछे छुपे हुए थे, हमें दिख नहीं रहे थे, और इनमें से एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है। एक जो है जिसका स्पेशल नाम इन्होंने रखा है 2022 AP7, ये इतना बड़ा है कि अगर कभी भविष्य के अंदर में पृथ्वी से टकरा जाए तो जो एक्सटिंक्शन होता है ना, एक्सटिंक्शन समझते हो ना, पूरी की पूरी जीवन ही जो है लुप्त हो जाए, वो हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे पहले मानते थे कि हम डायनासोर्स रहते थे, ठीक है, तो डायनासोर की लुप्ति के पीछे कारण क्या है कि बहुत बड़ा एस्टेरॉइड था जो धरती से टकराया था, उसकी वजह से ये सारा का सारा क्या हुआ है, लुप्त। आप कहोगे सर ऐसा क्या होता है, भाई ऐसा सोचो, पुराने टाइम पे जो डायनासोर है, अगर आपने जुरासिक पार्क नहीं देखी है तो एक बार देखना, उसमें जो सबसे बड़ा जो लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, वो उस टाइम पे वो डायनासोर है। आप सोचो जब ये आपस में टकराव हो गया किसी दिन, ठीक है, तो वो डायनासोर आप समझ लो जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो, ठीक है, वो धरती से कम 1 किलोमीटर ऊपर उछलेगा। अब सोचो मैं आपको 1 किलोमीटर उछाल के नीचे पटक दूं तो मर ही जाओगे, बचेगा कौन। तो ऐसे ही अगर हो गया, वो टकरा गया धरती पे, तो उसका इंपैक्ट इतना होगा, उसकी शॉकवेव इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, कि हो सकता है जीवन एक्सटिंक्ट हो जाए। तो एक तो इतना बड़ा है, तो कह रहे हैं कि एक तो इतना बड़ा है कि जीवन जो है ना वो ही लुप्त हो सकता है। इसने एक बार ना
धरती के जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसको भी क्रॉस किया है। बट उस टाइम ऐसा था कि मान लो पृथ्वी जो है ये सूरज है, तो पृथ्वी अगर इधर है तो ये इधर से अर्थ के ऑर्बिट को इसने क्या किया था, क्रॉस किया था एक बार। किसने? 2022 AP7 ने। सो 3 जो है हमने एस्टेरॉइड्स की छानबीन की है हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने कैमरा, डार्क एनर्जी कैमरे का इस्तेमाल करके। उसमें से एक तो बहुत बड़ा है, ये कह रहे हैं कि ये तो इतना बड़ा है कि भैया इससे मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे डायनासोर खत्म हुए ना, इसी प्रकार से अगर आप ये टकरा गया ना धरती से तो मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी कितने चांस हैं इसके टकराने के? तो कह रहे हैं कि एक ही बार इसने अर्थ के ऑर्बिट को पार किया है। हो सकता है भविष्य के अंदर में नियर अर्थ एस्टेरॉइड बन जाए कि पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाला, और इससे कोलिजन भी हो सकता है। इस टॉपिक में न्यूज़ तो हम देखेंगे, साथ साथ में कितने प्रकार के एस्टेरॉइड्स हैं, किस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया इस एस्टेरॉइड को देखने के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रही है आपको बात? एस्ट्रोनॉमर स्पॉट प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड्स इज इट अ थ्रेट टू द अर्थ। इसका नाम ही क्या है देखो, प्लैनेट किलर। ठीक है, कि प्लैनेट को पूरे को खत्म कर देगा, किलर है पूरा का पूरा। तो ये कह रहा है कि क्या ये धरती के लिए खतरा है? चलो इसको देखते हैं। इसको नाम दिया गया है 2022 AP7 जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड स्पेस। क्या कह रहा है कि टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर हैज डिस्कवर्ड 3 मैसिव नियर अर्थ एस्टेरॉइड हाइडिंग इन द ग्लेयर ऑफ द सन। कह रहा है खगोलवादियों ने की एक टीम ने सूर्य की चौकाचौंध के पीछे छिपे 3 विशाल पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों की क्या कर दी है, खोज कर दी है। ऑफ दीज वन इज कॉल्ड 20, एक का नाम जो है वो रखा गया है 2022 AP7। इट इज बिलीव टू बी द लार्जेस्ट प्लैनेट किलर। ठीक है, इसको अभी तीनों में ना बहुत बड़ा माना जा रहा है, और ये ऐसा कह रहे हैं कि इतना बड़ा है कि प्लैनेट को किल कर सकता है। इसको स्पॉट किया गया है नियरली इन अ डिकेड एंड इट इज पोटेंशियल हैजार्डस टू द अर्थ। और हाँ, ये कह रहा है इससे धरती को खतरा है। मुद्दा क्या है कि एस्ट्रोनॉमर की टीम ने 3 नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो है, जो सूरज की चकाचौंध में ग्लेयर में छुपे हुए थे ना, रोशनी में हमें दिख नहीं रहे थे, उनको डिस्कवर किया है। इनमें से एक तो बहुत बड़ा है और जो पृथ्वी के लिए वास्तव में खतरा हो सकता है। इस एस्टेरॉइड को नाम दिया जो बहुत बड़ा है, इसको नाम दिया 2022 AP7। ठीक है, तो ये पृथ्वी के ऊपर डिवास्टेटिंग इंपैक्ट लेके आ सकता है। इवन इट कैन ब्रिंग द मास एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, मतलब हो सकता है कि इससे बड़े पैमानों के ऊपर में जीवन ही पूरा जो है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, बड़े पैमानों के ऊपर में यहां पे जीव धरती से क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, ये इसने यहां बताया। ये जो 2022 का AP7 एस्टेरॉइड्स है, माना जा रहा है कि इसका जो आपका ये 1.5 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है। ये जो है इट हैज एन ऑर्बिट दैट मे समडे पुट इट ऑन द कोलिजन कोर्स विद द अवर प्लैनेट। तो कह रहे हैं कि हाँ, इतना चौड़ा है और भविष्य के अंदर में ये पृथ्वी के बहुत पास है, और भविष्य के अंदर में हो सकता है कि जिस ऑर्बिट में पृथ्वी घूम रही है ये भी इस ऑर्बिट में आ जाए और पृथ्वी से टकरा सकता है। तो ये बात यहाँ पे बता दी गई है कि इससे खतरा है और ये टकरा सकता है। At present, the asteroid only crosses once the Earth orbit while on the opposite side of the sun। मैंने आपको क्या बताया, देखो पृथ्वी है, चक्कर मारती है, ये हमारा सूरज है सन, तो आपको पता है पृथ्वी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर मारती है, ऐसे है ना, तो ऐसे चक्कर मारती है। तो ये कह रहा है कि ये कब देखा गया दोस्तों, एक बार ये देखा गया है। मान लो पृथ्वी यहाँ थी, हमारी अर्थ यहाँ था, तो उस टाइम पे ये जो एस्टेरॉइड है बिल्कुल ठीक इधर से इसने क्रॉस किया था, तो अपोजिट साइड में था, लेकिन नियर अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास से ही चक्कर काट रहा है। 1.5 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों ये, और ये भविष्य के अंदर में जाके एक ट्रेजेक्ट्री इसकी ऐसी हो सकती है कि पृथ्वी के ऑर्बिट के पास आ जाए और भविष्य में इससे कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओगे। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए अगर बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ये बात जो मैं बता रहा हूं समझ आ रही है तो हाँ, हैजार्डस है और इसे प्रभाव नकारात्मक पड़ सकते हैं। अभी तक इसने पृथ्वी के ऑर्बिट को एक ही बार क्रॉस किया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये बार बार क्रॉस मतलब एक ऐसे पाथ पे चला जाए और ये पृथ्वी से टकरा के, लेकिन टकराया तो मतलब खतरनाक काम हो जाएगा, मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा, जीवन पूरा का पूरा लुप्त हो सकता है धरती से। अच्छा, हमने इसको देखने के लिए, अब क्योंकि पृथ्वी की ग्लेयर में था तो वैसे दिखता नहीं, तो इसके लिए हमने एक अलग प्रकार की तकनीक यूज की है। हमने डार्क एनर्जी कैमरे का क्या किया है दोस्तों, इस्तेमाल किया है। एस्ट्रोनॉमर कंडक्टेड देयर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्विलाइट आवर्स। ट्विलाइट आवर्स का क्या मतलब होता है, एक 10 मिनट की विंडो होती है हर रात के अंदर में, तो जो ट्विलाइट आवर्स होते हैं ना, वहां पर हमने इसको देखा है। एक 10 मिनट की विंडो होती है जिसको हम गोधुली कहते हैं हिंदी के अंदर में,
तो खगोलविदों ने गोधूलि के घंटों के अंदर इसकी जांच की है। 10 मिनट की एक विंडो होती है, उस टाइम पे उन्होंने डार्क एनर्जी कैमरे का इस्तेमाल करके ना तब जाके इसको इन 3 एस्टेरॉइड को स्पॉट किया है। विद दिस हाईटेक कैमरा दे आर एबल टू कैप्चर लार्ज स्वाथ ऑफ द स्काई विद द इमेंस सेंसिटिविटी। ये जो हाईटेक कैमरा है डार्क एनर्जी कैमरा, इसकी मदद से क्या है ना कि वो जो हमारा आसमान है उसकी बहुत अच्छे तरीके से वो एक फोटो ले सकते हैं। द कैमरा वॉज ओरिजिनली बिल्ट टू कैरी आउट अ डार्क एनर्जी सर्वे। कह रहा है कि ये जो कैमरा हमने मूल रूप से बनाया था ना, ये हमने डार्क एनर्जी का सर्वे करने के लिए बनाया हुआ है। तो तकनीक जो हमने इस्तेमाल की है तीनों एस्टेरॉइड को देखने के लिए, वो तकनीक भी क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। एस्ट्रोनॉमर ने 8 ट्विलाइट आवर्स के अंदर कंडक्ट किया। एक 10 मिनट की विंडो होती है, डार्क एनर्जी कैमरा इस्तेमाल किया है। इस कैमरे को मुख्यतः हमने बनाया था डार्क एनर्जी सर्वे करने के लिए। दोस्तों ये कैमरा बहुत हाईटेक कैमरा होता है और आप बहुत सेंसिटिव मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ में जो आकाश है उसके बहुत बड़े हिस्से का फाटू इससे ले सकते हो। आप भी खिंचवा सकते हो अपना फोटो इससे, बताना किसी को खिंचवाना हो तो। मेरा एक दोस्त है जानकार, वो खींच देगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों, ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी अपना सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बट इनका ऑर्बिट फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। जो बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। मैंने पढ़ाया हुआ आपको ज्योग्राफी के अंदर। सो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं दे आर द रॉकी ऑब्जेक्ट, दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन दैट आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड एज प्लैनेट। ये छोटे होते हैं तो हमको ग्रह तो कह नहीं सकते इनको हम, ठीक है। अब ये देखो 10 किलोमीटर वाइड है तो ग्रह तो नहीं कह सकते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, ग्रह जैसी इसकी क्या है, थोड़ी सी टेंडेंसी है, ग्रह जैसी इसकी क्या है, थोड़ा मतलब दिखता है, ये रॉकी ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। इनको ना हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स के रूप में भी हम इनको जानते हैं। आकाश के अंदर में ना मिलियन ऑफ एस्टेरॉइड्स है जिनका साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है दोस्तों उनका साइज है दोनों का। इन टोटल द मास ऑफ ऑल एस्टेरॉइड इज लेस देन द लेस देन दी दैट ऑफ द अर्थ मून। लेकिन देखो कह रहा है कि दुनिया भर के एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन अगर तुम सारे को मिला भी लो तो हमारा जो चंद्रमा है ना उनका मास उससे भी कम ही है। एस्टेरॉइड्स लाई प्राइमरीली विद इन 3 रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। कह रहा 3 क्षेत्रों के अंदर में एस्टेरॉइड्स जो है, क्षुद्र ग्रह जो है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मोस्ट एस्टेरॉइड जो होते हैं दोस्तों मुख्यतः मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारी बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट, ज्यादातर तो वहीं पाए जाते हैं। कुछ जो है वो दे आर आउटसाइड दिस बेल्ट, जैसे अगर हम बात करें तो ट्रोजन एस्टेरॉइड, ये इस बेल्ट से बाहर भी पाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एस्टेरॉइड। सर कितने प्रकार के एस्टेरॉइड्स होते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, हमने 3 प्रकार के एस्टेरॉइड्स जो है यहाँ पे वो देखे हैं, ठीक है। ये जो 3 प्रकार के एस्टेरॉइड्स हमने देखे हैं ना दोस्तों, ये 3 प्रकार के एस्टेरॉइड्स जो हैं उनमें से एक तो बड़ा है यार, खतरनाक है। उससे आप ये मान के चलो कि धरती तक लुप्त हो सकती है, धरती पे मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, सारी की सारी प्रजाति, सारे के सारे जीव जो है वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, लुप्त हो सकते हैं, उतना बड़ा उसका इंपैक्ट हो सकता है। तो 3 टाइप के एस्टेरॉइड है मेरे पास एज पर द केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सी टाइप, ठीक है। सी टाइप जो होता है ना इसके अंदर में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। सी टाइप जो है इट कंटेन्स कार्बन कंपाउंड एंड बेसिकली इट इज प्रीडोमिनेटली एंड अपीयर्स डार्क, ये दिखने में डार्क कलर का दिखता है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल एस्टेरॉइड बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। अब देखो बच्चों, एस्टेरॉइड्स की 3 कैटेगरी है बेस्ड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। पहला है सी टाइप, सी टाइप मतलब कार्बन, सी मींस कार्बन, तो इसमें कार्बन ज्यादा होता है और ये देखने में डार्क कलर का दिखता है, ठीक है। 75% जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एस टाइप। एस में क्या होता है, एस स्टैंड फॉर सिलिकेट, इसमें सिलिका होता है और साथ साथ में आयरन मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है। सिलिकेट के साथ आयरन मैग्नीशियम होता है। ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं दे आर ट्रिपल ब्राइटर, ठीक है, ये ब्राइटर होते हैं, थोड़ा सा सिलिका है तो कलर थोड़ा सा ब्राइट मिलेगा और ये इनर एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलता है। फिर तो एम टाइप, एम टाइप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इनमें निकल और प्योर आयरन मिलता है। इसमें निकल और क्या मिलता है दोस्तों, प्योर आयरन, ठीक है। तो ऐसे एस्टेरॉइड्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए तो आजकल हम एस्टेरॉइड के पीछे भी हाथ धो के पड़े
कि हम एक्स्ट्रा प्लैनेटरी मिशंस भेज रहे हैं वहाँ पे, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या एक्सप्लोरेशन वहाँ सक्सेसफुल है नहीं है। तो वी आर ट्राइंग कि हम जो है पृथ्वी से बाहर से भी हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स मैंने बताया दे रहा, वी हैव द 3 टाइप एस्टेरॉइड, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप कंटेन्स कार्बन 75% जो होते हैं प्रीडोमिनेटली एस्टेरॉइड से बिलोंग करते हैं। एस टाइप में सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन होता है प्यारे बच्चों, इनका कलर हल्का सा ब्राइट होता है, डार्क होते हैं। और तीसरा होता है एम टाइप, ये भी डार्क कलर के ही होते हैं क्योंकि आयरन इनमें होता है और निकेल इनमें पाया जाता है। हाँ भाई, समझ में आ रही बात? नोट्स भी बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ में दे ही रहा हूं, ठीक है? जैसे ही क्लास खत्म होगी विल गेट द पीडीएफ, बनाओ नोट्स आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद में आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ नहीं। बिकॉज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट उसमें वो मजदूरी क्यों करना बार बार। ऐसे ही दोस्तों बहुत जल्दी एक अपनी वीडियो उस पर भी आएगी, एडिटोरियल पे। एक दिन के अंदर जितने भी अखबार हैं, 2 ही अखबार बड़े होते हैं, मेन होते हैं वैसे, पहला द हिंदू, दूसरा आजकल इंडियन एक्सप्रेस चल रहा है, तीसरा लाइव मिंट भी मैं आपको करा दूंगा। मैं तीनों में से जो बेस्ट एडिटोरियल होंगे, जो सबसे अच्छे, ऐसे तो बहुत मतलब उल्टे सीधे भी आ जाते हैं कई बार। किसी दिन ऐसा होगा कि 5-5 एडिटोरियल काम के होंगे, किसी दिन ऐसा होता है कि एक भी नहीं होता है ना। तो जब एडिटोरियल भी होगा, एडिटोरियल का सेक्शन जो है वो भी मैं आपका कवर कर दूंगा बहुत जल्दी, वो भी एक शो हम जो है वो बना देंगे। बट यार उसके लिए जो है ना एक थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? नए नए इवेंट लाने हैं तो शेयर तो करना पड़ेगा ना रे, शेयर करो फटाफट से इसको यार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, की फैक्ट्स में बता देता हूं, कुछ फैक्ट्स और भी हमारे पास। कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है ना, ठीक है, इन्होंने अभी तक, साइंटिस्ट हैव सो फार डिस्कवर्ड ओनली अराउंड 25 एस्टेरॉइड्स विद देयर ऑर्बिट विद इन द अर्थ ऑर्बिट। तो जैसे अभी ये था, एक ने इसके अर्थ के ऑर्बिट को वो किया है, तो ऐसे कितने और हैं? तो अभी दोस्तों अभी तक 25 ऐसे हमें एस्टेरॉइड देखने को मिले हैं जो पृथ्वी की कक्षा में से होके जाते हैं, पृथ्वी की कक्षा को काटते हैं। तो इसका मतलब उनसे तो खतरा है ना हमें, हाँ खतरा है उनसे हमें। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU डील्स विद द नेमिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड। अब इनका नाम कौन रखता है क्षुद्र ग्रह का? तो हमारे पास एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है जो बेसिकली ये काम करती है। साइंटिस्ट बिगिन टू रेफर टू एस्टेरॉइड्स एज द माइनर प्लैनेट बाय 1802। हमने 1802 में इनको माइनर प्लैनेट कहना स्टार्ट किया था, क्षुद्र ग्रहों को। द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग नेम्स टू द डिफरेंट एस्टेरॉइड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1851 विद द न्यूली डिस्कवर्ड रॉक डेजिग्नेटेड अ नंबर इंस्टेड ऑफ द नेम। पहले हम नाम देते थे, ठीक है? अब इतने सारे एस्टेरॉइड है, क्या क्या नाम देंगे बताओ? फिर हमने ये प्रैक्टिस को हमने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। फिर हमने कहा कि 3 कैटेगरी बना दो, एक तो सी, एक एस टाइप और एक क्या हो गया एम टाइप। क्या मिनरल है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके आधार पर उसको एक नंबर दे दो। और इसीलिए इसको भी नंबर दिया ना, 2007 AP7, नाम ही तो दिया है, नंबर दिया ना। तो इस प्रकार से पहले हम नाम देते थे, ठीक है? पहले नाम रख दिया जाता था, राकेश, हिमेश, रमेश, ठीक है? अब जो है वो नंबर दिया जाता है, एक नंबर इनको हम दे देते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रिलेटेड सर्च का। रिलेटेड सर्च में देखो यार, पहला आपको ट्रोजन एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ लेना है कि ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या है। दूसरा ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसके बारे में। और तीसरा कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स देख लो, उसके बाद में मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स भी देख लेना, ठीक है? तो ये एक बार आप खुद से देख लेना। बाकी मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा NCERT 6 क्लास चैप्टर नंबर 1, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ 8th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ पूरी कंप्लीट, ठीक है? 8th क्लास NCERT पढ़ा चुके हैं। 9th क्लास की NCERT आप बोलिए, 9th क्लास की NCERT मैं जैसा बार बार आपको कह रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास दोस्तों वो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये आज जो है रिपोर्ट रिलीज हुई है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा। और इसमें बेसिकली कुछ नहीं, हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर हमने ग्रेड बनाई है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 ऐसे करके। ग्रेड 1 में तो कोई भी स्टेट आया नहीं है। ग्रेड 2 के अंदर में 10 स्टेट हैं, ठीक है? 2017-18 में हमने पहली बार एक ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एक भी राज्य नहीं था। बट अभी फॉर्चुनेटली ग्रेड 2 के अंदर में 10 राज्य जो हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात कर रहा है, PIB के अंदर आया हुआ है दोस्तों। PIB के अलावा आप देखोगे ऑल इंडिया रेडियो में भी आया हुआ है। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना तो इतना डाइवर्सिफाई आप नहीं कर पाते, ठीक है? कर सकते हो तो करो, बैठ के तबीयत से PIB पढ़ो, तबीयत से AIR पढ़ो,
जो मेंस में लिखने का मटेरियल मिलता है ना, माल मिलता है, वो पीआईबी से ही मिलता है, याद रखना इस बात को। अलग अलग पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, होंगे अभी, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर में अलग अलग मिनिस्ट्री से संबंधित डेटा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही बात? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इट रिलीज रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द ईयर 2021 एंड 22। बात करते हैं, जीएस पेपर 2 से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और एजुकेशन संबंधित। जीएस पेपर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टुडे रिलीज्ड द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। उसने पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर 2020-21 के लिए। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, तो उसने क्या किया है दोस्तों? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जो है वो रिलीज किया है। एक यूनिक इंडेक्स होता है दोस्तों जिसमें बेसिकली एक एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है कि हमें अलग अलग पैरामीटर हमने बना लिए, मैं पैरामीटर बताऊंगा, तो उन पैरामीटर के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट को हम मेजर करते हैं कि भाई इस पैरामीटर के आधार पर ये स्टेट कहां है, इस पैरामीटर के आधार पर ये स्टेट कहां, इसने इतना क्या किया है, ठीक है, इसने क्या झंडे गाड़े, तो उस आधार के ऊपर में ये पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर ग्रेडिंग इंडेक्स है, पूरी पूरी ग्रेड दी हुई है। तो ये एक यूनिक तरीका है दोस्तों जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम का सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण के लिए ये एक अनूठा सूचकांक है जो हमारे पास होता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने आज 2020-21 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नया ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो क्या किया है दोस्तों? जारी किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव? एम और ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता दूं। देखो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना पीजीआई का, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का, ये क्या है दोस्तों कि हम एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाए। भाई हमें अलग अलग पैरामीटर के ऊपर पता चल गया कि कौन राज्य कहां पे है, ठीक है, तो जब हम नई पॉलिसी बनाएंगी, सरकार उस राज्य की, हमारी केंद्र सरकार जब पॉलिसी बनाएगी उसको पता होगा किस स्टेट के अंदर में एजुकेशन का कौन सा पैरामीटर कम है, तो हमारे पास एक एविडेंस बेस्ड स्टडी है और उस एविडेंस बेस्ड स्टडी के ऊपर में हम क्या कर सकते हैं? पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं दोस्तों। इट हाईलाइट कोर्सेज करेक्शंस टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इससे क्या होता है दोस्तों, सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक क्वालिटी जो है, एक जो एजुकेशन जो है वो उनको मिल सकती है। द अल्टीमेट एम ऑफ पीजीआई इज टू प्रोपेल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टुवर्ड्स अंडरटेकिंग मल्टी प्रोंग इंटरवेंशन दैट विल ब्रिंग अबाउट द मच डिजायर्ड ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम कवरिंग इन ऑल डायमेंशन। कह रहा है कि पीजीआई जो है इसका अंतिम उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है कि मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव आप ले सको, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आप सोच सको, अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से, और एजुकेशन को आप क्या कर सको, आगे बढ़ा सको, जो सभी आयामों को कवर करने के लिए इच्छित इष्टतम शिक्षा देने के लिए क्या हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है 2020-21 के लिए। ये एक यूनिक इंडेक्स है, ठीक है, अपने आप में। इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, और उसके बाद में हम सब यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग ग्रेड के अंदर में बांटते हैं। ग्रेड में बांट दिया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि हम एक पॉलिसी बेस्ड, ठीक है, एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सके। हमें पता चल गया कौन सा राज्य कहां है, तो नेक्स्ट टाइम जब सरकार पॉलिसी बनाएगी तो उन चीजों को ध्यान रखेगी। हम राज्य को प्रोमोट कर रहे हैं, राज्य को उत्साहित कर रहे हैं कि आप जब स्कूल एजुकेशन की बात आए तो आप डिफरेंट तरीके से सोचो, चाहे वो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका, ठीक है, स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हाइजीन हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, तो आप अलग अलग तरीके से सोचो, मल्टी प्रोंग तरीके से सोचो, और उसके माध्यम से आप शिक्षा को क्या करो, इंप्रूव करो। ये इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। हमारे पास सारी आउटकम मिल गई, अब हम उसके आधार पे पॉलिसी बना सकते हैं। ये नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है जो इसमें है। तो मैंने बताया था इसके अंदर में हमने कितने लेवल बनाए हैं? 8 लेवल बनाए हैं, ठीक है। सो लेवल 1 के अंदर में देखो कोई भी राज्य और यूनियन टेरिटरी नहीं है। लेवल 2 के अंदर अगर हम बात करें तो कुल मिला के 7 राज्य यहां पे हैं, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। लेवल 3 में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, ये दादर नगर हवेली, हरियाणा भी लेवल 3 में आया है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, एनसीडी, दिल्ली एंड उड़ीसा। उसके बाद लेवल 3 के अंदर में असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, त्रिपुरा। विवाद यहां पे भी उठने वाला है। दिल्ली को लेवल 3 में रखा गया और कहा ऐसा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एजुकेशन सबसे अच्छी है।
लेवल 5 में बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना। लेवल 6 के अंदर में रखा है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड। और सबसे घटिया एजुकेशन जो है इस स्तर पे जो देखी गई है वो क्या देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को लेवल नंबर 7 में रखा गया है। अब ये कैसे रखा है, ये अलग अलग लेवल मिला, कैसे बांटा है, तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, स्कोर किया, बनाया हमने स्कोर बनाया दोस्तों, कहां से कहां तक का मैं आपको बताऊंगा 1 to 1000। तो जिस राज्य ने जैसा स्कोर किया उसके हिसाब से रख दिया, है ना। लेवल 1 में हम 951 से लेकर अगर 1000 के बीच में स्कोर है तो आपको ग्रेड 1 में रखा जाएगा। आपका स्कोर अगर 901 से लेकर 950 है तो आप ग्रेड 2 में आओगे। अगर आपका 851 से 900 है तो आप ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 801 से ए। तो अलग अलग ग्रेड के लिए, अलग अलग लेवल के लिए आपके पास क्या है दोस्तों, अलग अलग स्कोर है। अभी स्कोर किस आधार पर आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कह रहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है दुनिया का ना सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। इतने सारे जनसंख्या है ना हमारी, तो दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, विद अबाउट 14.9 लाख स्कूल्स। हमारे देश के अंदर लगभग 15 लाख स्कूल हैं दोस्तों। 95 लाख हमारे देश के अंदर में अध्यापक है और लगभग हमारे देश के अंदर में 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम किसका है दोस्तों, भारत का है। और इसीलिए हम इतना जोर दे रहे हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका एजुकेशन के अंडर है, उसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो जारी किया है। तो कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लर्निंग है ना, डिवाइस पीजीआई फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रोवाइड इनसाइट एंड डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म। भाई आपको पता चल सके आपकी हकीकत क्या है, डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म के माध्यम से आपको परफॉर्मेंस पता चल सके, आपको अचीवमेंट पता चल सके, आपको अपने एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस के बारे में पता चल सके। और ये पता ऐसे नहीं आपको हवा में कह रहे हैं, नहीं, हम डेटा गैदर कर रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर के आधार पे हम आपकी हकीकत बता रहे हैं कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज है। इसके अलावा कह रहा है सो फार डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लर्निंग हैज रिलीज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट फॉर द ईयर 2017-18, 2018-19, 2019-20। द प्रेजेंट रिपोर्ट जो है ये 2021-22 के लिए आई है। इससे पहले हम कई बार रिपोर्ट रिलीज कर चुके हैं, 17-18 के लिए, 18-19 के लिए, 19-20 के लिए। ये रिपोर्ट है साल 2020-21 का जो हमारा वित्त वर्ष है इसके लिए, एजुकेशन ईयर है उसके लिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प स्टेट एंड यूटी to pinpoint the gap accordingly and prioritize the area for intervention to ensure that school education system is robust at every level। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका बताओ मुझे, क्यों कर रहे हैं हम? 4 साल हो गए हमें लगातार इस सर्वे करते हुए। हम ये देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहां गैप है, उस गैप को पिन पॉइंट किया जाएगा ताकि स्टेट उसी लेवल पर जाकर इंटरवीन कर सके, उसी लेवल पे जाकर राज्य आपका हस्तक्षेप कर सके और एजुकेशन सिस्टम को क्या बनाया जा सके, बढ़िया। तो ये इसका क्या है दोस्तों उद्देश्य की जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये आपको डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म है, आपको एक एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है जिससे माध्यम से आप इंटरवीन कर सकते हो उसी पोजीशन के ऊपर जाके, ठीक है, और आप चीजों को बेहतर बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे टॉप 5 अचीवर्स मैं बता दूं आपको, तो टॉप 5 अचीवर जो है यहाँ पर वो है केरला, ठीक है। ये आपका L2 ग्रेड इसको मिली है, ऑल्दो पहली ग्रेड नहीं है, पहली ग्रेड में तो कोई भी नहीं है, तो केरला है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, इसको भी ग्रेड 2 मिली है। पंजाब को भी ग्रेड 2 मिली है, ठीक है। गुजरात और चंडीगढ़। सो दीज आर इन द टॉप 5 अचीवर। ये टॉप 5 अचीवर है इस साल के, ठीक है ना। दीज आर द टॉप 5 अचीवर। अब हम बात करें तो ये अचीवमेंट जो आ रही है किस लेवल पे आ रही है, हमारा कुछ स्ट्रक्चर तो होगा भाई, ग्रेडिंग सिस्टम हमने किया वो कैसे है। देखो जो पीजीआई का स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर में 1000 पॉइंट्स हैं। कितने टोटल पॉइंट्स है? 1000 पॉइंट्स। ये 1000 पॉइंट्स आपको अलग अलग 70 इंडिकेटर्स हैं, हमारे सूचकांक है जिनके माध्यम से आपको मिलेंगे। इन 70 सूचकांक को हमने 2 कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहला है आउटकम की आउटपुट कितनी आ रही है, और दूसरा है गवर्नेंस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। 2 भागों में बांटा, पहला आउटकम कितनी आ रही है और गवर्नेंस मैनेजमेंट। इन दोनों को फर्दर हमने 5 कैटेगरी में बांटा है। टोटल 1000 पॉइंट आपको कितने उस पे मिल रहे हैं? 70 सूचकांक। 70 सूचकांक को 2 कैटेगरी में बांटा है हमने, पहला है आउटकम, दूसरा है मैनेजमेंट, और इनको फर्दर हमने 5 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है 5 डोमेन में। पहला है लर्निंग आउटकम, कि लर्निंग आउटकम क्या आ रही है, बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं, किसको कितना आता है, कौन कितने पानी में है। दूसरा एक्सेस, कितने बच्चों को वो पहुंच उस तक उसकी पहुंच है, कितने बच्चों को। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज उस चीज के लिए है। इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस, तो ये कुल मिला के 5 इंडिकेटर है, ठीक है। तो इन 5 डोमेन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हर स्टेट को हम 1 से लेकर
1000 के बीच में स्कोर दे रहे हैं, और जिसका जो स्कोर आता है उसके हिसाब से उसकी ग्रेड आती है। अब ग्रेड कैसे दे रहे हैं हम दोस्तों, देखो ये अपने क्या है दोस्तों, ये आउटकम है। जैसे पहला आउटकम क्या था मेरा, लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, अभी दिखाया था ना मैंने, देखो यहाँ पे पहला बताया ना मैंने, लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी। तो लर्निंग आउटकम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे टॉप पे कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद में आपका, राजस्थान को 168 स्कोर मिला है। राजस्थान के बाद चंडीगढ़ है 160 आउट ऑफ 180, ठीक है। कर्नाटक देखें ये इस नंबर पे है, झारखंड देखें इस नंबर पे है। तो लर्निंग आउटकम है, फिर एक्सेस है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इक्विटी है, फिर गवर्नेंस प्रोसेस है। तो सबका मैं बताऊंगा, देखो आपको पांचों का दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको ग्रेड, ठीक है, कि किस ग्रेड के अंदर है, किसको कैसे ग्रेड मिलती है। तो ग्रेड जो है जैसे पिछले साल हुई थी, ऐसे ही इस बार भी अलग अलग राज्यों को ना 10 ग्रेड के अंदर में बांटा गया है। हाईएस्ट जो ग्रेड है वो लेवल 1 की है दोस्तों। लेवल 1 के अंदर में अभी तक कोई राज्य है ही नहीं। लेवल 1 के अंदर में तब आते हो आप जब 950 से लेकर 1000 पॉइंट के बीच होते हैं। जो लोवेस्ट ग्रेड होती है वो लेवल नंबर 10 है। लेवल 10 उसको मिलता है जब आपके स्कोर 551 से कम हो। अभी इस बार लोवेस्ट ग्रेड में कौन है, मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश। बट अगर आप लेवल 10 से नीचे हो तो आपको 551 होगा तो लेवल 10 मिल जाएगा आपको। तो मैंने आपको बोला कि हर बार ऐसे ही होता है, 10 लेवल हम करते हैं। लेवल 1 के अंदर वो आता है जिसका स्कोर 950 से लेकर 951 से लेकर 1000 के बीच हो। हाईएस्ट 1000 है, लोवेस्ट कितना है दोस्तों आपका, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लर्निंग आउटकम में हमने देखा था राजस्थान टॉप पे, एक्सेस के अंदर देखे तो दिल्ली टॉप पे है 79 आउट ऑफ 80, 80 में से 79। उसके बाद में ये है केरला का भी सेम स्कोर है, पंजाब का भी सेम स्कोर है, तमिलनाडु का 78 आउट ऑफ 80। फिर अगर मैं बात करूं अलग अलग स्टेट की परफॉर्मेंस, तो कह रहा है कि टोटल 7 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने लेवल 2 के अंदर में एंटर किया है। लेवल 2 के अंदर में इनका स्कोर 901 से 950 के बीच है। कौन कौन है, पहला है केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2021-22 के अंदर में अगर हम बात करें तो केवल और केवल कितने थे दोस्तों, 4 है ना। और 2017-18 में तो एक भी नहीं थे, लेवल 2 में भी एक भी नहीं थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान है। 2018 के अंदर में कितने थे, 4 थे कितने, 2019 और 20 के अंदर में, और इस बार 7 राज्य रहे हैं। इसमें इस कैटेगरी के अंदर में कुछ नए राज्य भी एंटर किए हैं, गुजरात, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश। ये नए एंट्रेंट्स हैं दोस्तों जिन्होंने लेवल 2 अचीव किया इस बार। 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। परफॉर्मेंस, न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने भी बहुत अच्छा किया है दोस्तों, ठीक है। उसका जो परफॉर्मेंस ग्रेडियंट इंडेक्स है पहले लेवल 8 का था, वो बढ़ के लेवल 4 हो गया, तो बहुत अच्छा उसने इंप्रूवमेंट किया लद्दाख ने, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो ही गया हमारा, ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी सिंगल इंप्रूवमेंट थी अगर किसी ने किया तो लद्दाख ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट किसने की है, लद्दाख ने। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो लर्निंग और आउटकम क्वालिटी देखी थी, एक्सेस देख लिया था, गवर्नेंस प्रोसेस पे आ जाते हैं तो पंजाब, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, केरला सबका है अलग अलग, ठीक है। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इक्विटी भी देख लो, दादर नगर हवेली, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सबका मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। सबका मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब सबसे अच्छा है, स्कूल कह रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, इसका महत्व क्या है, ये करने से क्या हो जाएगा। अरे देखो हकीकत दिखा रहे हैं ना भाई, जब सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार नीति बनाती है, नीति निर्माण करती है, कल को आप भी IAS ऑफिसर बनोगे तो आपको भी यही काम होगा, तो आप ये काम करोगे तब आपके पास डेटा होता है। आप पॉलिसी तभी बना सकते हो व्हेन यू हैव द डेटा। आपके पास डेटा नहीं है तो यू कैन नॉट मेक द पॉलिसी। सो सिग्निफिकेंस यही है, इसका महत्व यही है कि जो इंडिकेटर वाइज जो PGI स्कोर है दोस्तों, ये आपके स्टेट्स को दिखाता है कि आपको कहाँ ज़रूरत है इंप्रूव करने की, ठीक है। ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ पे सुधार कर सकते हो। आपका जो जैसे आपके मार्क्स होते हैं, आप टेस्ट पेपर देते हो, मॉक देते हो, आप इंटरव्यू देते हो, आपको अपनी कमियों का पता चलता है कि कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। PGI विल रिफ्लेक्ट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टेट्स। आपको पता चल जाता है रिलेटिव परफॉर्मेंस कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस का आपको पता चल जाएगा। इससे आप एनकरेज होते हो अच्छा करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें अच्छी सूचना भी मिल जाती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, भाई कौन राज्य अच्छा कर रहा है तो उसने क्या किया ऐसा, तो उसको हम पता चल जाता है, हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने राज्य के अंदर में, ठीक है। इट हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबको परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो ये एक बात है दोस्तों जो आपको समझनी है। बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च के ऊपर। जैसे पहला टॉपिक था हमारा, तीसरे टॉपिक के अंदर में भी लगभग सेम है। हमें यार पहला तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो हम लेके आए थे वो, समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो, और मिड डे मील स्कीम है वो, ये तीन चीज आप देख लो रिलेटेड सर्च से, ठीक है। दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेटेड सर्च। ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जो आपको यहां पर देखनी है, समझनी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक सवाल मैंने दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहला, एकलव्य मॉडल स्कूल एम टू एनकरेज द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी टू परस्यू द हायर एजुकेशन। कह रहा है कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल होता है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको हम मोटिवेट करें, एनकरेज करें कि आप जाओ और हायर एजुकेशन परस्यू करो। समग्र शिक्षा जो है कह रहा है कि इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 8th टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल ऑफ द स्कूल एजुकेशन। फटाफट से करेक्ट स्टेटमेंट बता दो मुझे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गाइज यार प्लीज यार वीडियो लाइक और शेयर करो प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है यार प्लीज। जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया यार प्लीज यार। सो एकलव्य मॉडल ट्रेनिंग स्कूल बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इसीलिए होते हैं कि हम जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनको हम हायर एजुकेशन के लिए बोल सकें। समग्र शिक्षा एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन हमने रख दिया, अच्छा सवाल है, लिख लेना, प्रयास करना। कह रहा है कि इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन एंड द यूथ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। कह रहा कि भारत जो है ना उनको अपने बच्चों और युवाओं को ना गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इन चुनौतियों के बारे में बात करो, ठीक है। अच्छा सवाल है, ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है। एक प्रयास करके देखना आप, ठीक है। नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है भाई। नहीं होता है तो विल डिस्कस इट, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे आंसर राइटिंग सेशन के अंदर। अगली बात करते हैं दोस्तों, मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम, तो मोदी जी ने कहा है कि जो मुद्रा स्कीम है इससे 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है मुद्रा स्कीम के तहत में, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको। और ये लोन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। 3 प्रकार के लोन होते हैं इसमें, शिशु तरण और एक और होता है, क्या नाम होता है, शिशु तरुण और एक और होता है। 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं इसके अंदर में। उद्देश्य होता है कि कोई भी आदमी अगर अपना खुद का व्यापार और धंधा बनाना चाहता है छोटे लेवल से, तो वो ये लोन ले सकता है, सरकार इसको लोन देती है। तो मोदी जी ने बताया कितने लोगों ने इसके माध्यम से लोन लिया और कितनों की जिंदगी इससे बदल गई है। तो चलिए बात करते हैं इस पे, मोदी जी की बात सुनते हैं, क्या कह रहे हैं मोदी जी। सुन रहे हैं मोदी जी, सुन रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, लोन वर्थ 20 लाख करोड़ डिसबर्स्ड अंडर द मुद्रा स्कीम पीएम मोदी। इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ के लोन हमने मुद्रा स्कीम के तहत में बांटे हैं, सरकार कह रही है। जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट। मोदी जी कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए हमने मुद्रा स्कीम के अंदर बांटे हैं। इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, इससे युवा स्वरोजगार के अवसर हम युवाओं को प्रदान कर रहे हैं। आप कह रहे हो सरकार आप जॉब दो हमें, हम सरकार कहते हैं सरकार नौकरी नहीं दी, सरकार कह रही कि हम तो तुम्हें स्वरोजगार दे रहे हैं, हम तो मुद्रा स्कीम के माध्यम से तुम्हें खूब सारा पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए हमने दे दिए हैं, तो जाओ और जाके अपना खुद का रोजगार बनाओ, है ना, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या, ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में बैंक जो है वो कोलैटरल फ्री लोन देते हैं, मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, लोन आपको 10 लाख रुपए तक का मिलता है। ये लोन आपको नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए मिलते हैं दोस्तों, गैर कृषि संबंधित लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी खुद की आय जनरेट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा ले सको। It was to provide funding support to micro enterprises with the government providing annual loan sanctions target to the bank। देखो ये सूक्ष्म उद्यमियों को वित्त पोषण में सहायता करने के लिए दिया जाता है। सरकार क्या करती है, हर बैंक को टारगेट करती है कि भाई इतना तो लोन तो तुम्हें मुद्रा के अंदर में देना ही देना है।
ठीक है, ताकि यार सब लोग जो है छोटी छोटी माइक्रो यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सके और देश के अंदर में जो युवा है, ठीक है, वो अपने स्वयं रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सके। मुद्रा लोन जो है ना, दे आर अवेलेबल फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अप टू रेस 10 लाख एंड एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर सच एज डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग एक्सेट्रा, ये इसमें की जा सकती है। तो मुद्रा के तहत में आपको कह रहा है कि 10 लाख रुपए तक की ना आप को लोन मिल सकते हैं। आप ही खेती के अलावा जो आपकी एलाइड एक्टिविटी उसमें ले सकते हो, आपको डेयरी करनी है, आपको पोल्ट्री करनी है, बी कीपिंग करनी है, तो उसके अंदर में आप ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ लोन। इसके अंदर 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं दोस्तों। पहला है शिशु लोन के अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। दूसरा है किशोर में आपको इसमें सिर्फ 50,000 तक का मिलता है। शिशु में, किशोर में 50,000 से लेकर आपको 5 लाख तक का मिलता है और तरुण के अंदर में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है मिलता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द लोन्स जो इसमें दिए जाते हैं। कौन से सेक्टर कवर है दोस्तों इसके अंदर में? अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर में, तो स्कीम जो है it is maximized coverage to of beneficiaries and tailor products to meet the requirement of the specific business activity. It is to begin with the based on a higher concentration of the business in the certain activity sector schemes as proposed for, कह रहा कि इसको ऐसा बनाया गया है कि अलग अलग प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि है ना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रारंभ में कुछ गतिविधि और कुछ क्षेत्रों को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, उनमें नाम दिया गया जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है, जो किराया नहीं ढोते हैं, गाड़ी लेके माल मतलब इधर से उधर लोगों को ढोते हैं, तो उसके लिए लोन मिल जाएगा, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मिल जाएगा, कपड़े उद्योग के लिए, कम्युनिटी और सोशल पर्सनल सर्विस एक्टिविटी खोलनी है आपको, सैलून बनाना है कुछ ऐसे, तो उनके लिए मुद्रा लोन मिल जाता है। फूड प्रोडक्ट सेक्टर जो है उसके लिए आपको लोन मिल जाता है। तो इन सब के लिए आपको लोन मिल जाता है। बात समझ में आ रही दोस्तों आपको मुझे? ठीक है सर, इसका महत्व क्या है? द स्कीम इज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वन ऑफ द मेजर रिलेटेड टू द एमएसएमई अनाउंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत। कह रहा है कि ये योजना जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में घोषित जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो हमने चीजें अनाउंस की है उसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो है इसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। इस योजना का एक अभूतपूर्व स्थिति के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में इसको तैयार किया गया है। एम क्या है दोस्तों इसका? टू एलिवेट फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर द बोरोवर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट। देखो, उद्देश्य है उधारकर्ताओं की ऋण लागत को कम करना। ठीक है, अगर सरकार इनको नहीं देगी तो ये छोटे छोटे लोन के लिए लोग क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंस जाते हैं। 3 लाख रुपए चाहिए, ले जा भाई 10% का ब्याज, 10% का, 10% का ब्याज, बहुत होता है यार। ठीक है, फंस जाते हैं इसमें और वो फिर कभी उससे निकल नहीं पाते, जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो सरकार क्या कर रही है, एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छा माध्यम जिसकी मदद से आपको क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, आपका जो क्रेडिट का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ये आपकी। इट विल इंसेंटिवाइज पीपल्स हु विल मेक द रेगुलर पेमेंट। अच्छी बात ये भी है कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने लोन ले लिया और अब वो समय समय पर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, तो सरकार उसको इंसेंटिवाइज भी कर रही है। सरकार कह रही ठीक है भैया आप लो, पैसा लो आप, ठीक है, आप सही टाइम पे दे रहे हो तो आपको हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं। अब इसी संबंधित है दोस्तों ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, एंड उद्यमित्रा पोर्टल के बारे में। दीज आर द 3 रिलेटेड सच टॉपिक जो आपको ढूंढने खुद से काम करना है। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर टॉपिक बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कैसे करें वगैरह वगैरह। भाई 2 न्यूज़पेपर, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, थोड़ा तो बड़ा होगा ना यार। अब पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय भी आपको देना पड़ेगा, है ना। मैं अपने से लिए तो कर नहीं रहा भाई, मैं तो चाहोगे तो आप चाहोगे सर कम में कराओ, कम टाइम में। आपको जनरली अच्छा वही लगता है जो कम समय में हो, लेकिन जो चीज़ कम समय में होगी वो मैं क्या करूँगा, मैं कंटेंट शॉर्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको इतना ना पढ़ा के मैं 2-3 टॉपिक ही पढ़ाऊँगा, आपको लगेगा भाई वाह ये बढ़िया है, लेकिन वास्तविकता में बढ़िया नहीं होता, वो बेकार होता है। क्योंकि UPSC के अंदर में आपको एक मतलब बड़ी पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। अब जैसे हमने मुद्रा स्कीम पढ़ी, तो ये GS पेपर 2 के अंदर में जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उसमें सीधा सीधा टॉपिक है। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन से संबंधित है। तीसरा टॉपिक फिर से उसी ऐसा ही टॉपिक है। GS पेपर 2 का GS पेपर 1 फिजिकल फीचर, जियो फिजिकल फीचर, आपका जो हमने एस्टेरॉयड वाला पढ़ा वो वहाँ से है। तो इनका महत्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च के बाद नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़े दिन पहले ना एक ड्रिल हुई थी, ठीक है, एक एक्सरसाइज हुई थी, अभ्यास, साउथ कोरिया और USA। आपको पता है साउथ कोरिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है किसका, USA का। US ने अपना पूरा हाथ रख रखा है साउथ कोरिया पे कि तू चिंता मत कर।
अभी यूएस से जो हाथ रखता है ना अलग अलग देशों के ऊपर, ये भाई साहब कुछ नहीं है, अपने सामान बेचने के लिए करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। दुनिया के अंदर में अगर वॉर ना हो तो सोचो ये जो इतने भारी मात्रा के अंदर हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है, इनका इस्तेमाल कैसे हो, ठीक है। तो युद्ध कराना ये भी एक नीति होती है, चाहे वो आपका सीरिया का युद्ध हो, वो भी एक प्रॉक्सी वार था यूएस और रशिया के बीच में मेनली अगर हम बात करें। तो जो युद्ध होते हैं ना, इनकी भी एक अपनी एक इकॉनमी होती है, ठीक है, ये हथियारों की खपत। यूएस के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब उद्योग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो हथियार बनाती है, फाइटर जेट बनाती है। अगर दुनिया के अंदर में विवाद ही नहीं होगा तो ये बिकेंगे कैसे भाई? इतने बढ़िया बढ़िया जो नए नए ये लॉजिस्टिक बना रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, कौन खरीदेगा नई नई मिसाइलों को, कौन खरीदेगा नए नए हथियारों को, कौन खरीदेगा इतने महंगे महंगे फाइटर जेट्स को, अगर शांति रहेगी चारों तरफ तो, ठीक है। अब सोचो साउथ कोरिया यूएस से हाथ ना रखे तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया के साथ नॉर्मल रहे, वो नॉर्मलाइज हो जाए इनके रिलेशन, बट अब साउथ कोरिया पे यूएस ने हाथ रख दिया है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना के फंटे में, ठीक है, चाइना, रशिया, ठीक है, पाकिस्तान, वहाँ वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और वो तो है किम जोंग उन कुन जो है वो तो धमकी दे ही रहा है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। तो अभी क्या हुआ, हाल ही के अंदर में यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की है, और उसी ड्रिल के चलते पहले इन्होंने धमकाया साउथ कोरिया ने, जैसे ताइवान के अंदर में नैन्सी पॉलिसी आई थी ना, ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि मत आओ मत, उन्होंने धमकाया था, लेकिन ये लोग माने नहीं, और माने नहीं तो अब क्या है, अब नॉर्थ कोरिया ने कहा अच्छा तुम मानते नहीं हो, तो इन्होंने दगादग मिसाइल फायर कर दी है, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल टेरिटोरियल वाटर के अंदर जाके पड़ी है साउथ कोरिया के, बदले में ना इसके रिस्पॉन्स के अंदर में साउथ कोरिया कहाँ चुप बैठ रहा है, उसने भी एक दो मिसाइल फायर की है, ठीक है, उसने भी एक दो मिसाइल फायर की है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये जो तुमने काम किया है ना, जो हमें प्रोवोक किया है, पूरी दुनिया को इसके भयंकर परिणाम देखने पड़ सकते हैं, मतलब वो धमका रहे हैं न्यूक्लियर अटैक के लिए। 7वां न्यूक्लियर टेस्ट वो कंडक्ट करने वाले हैं 2017 के बाद, 2017 के बाद 7वां बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया कंडक्ट करने वाला है। तो चलिए बात कर रहे हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च, मिसाइल फ्लाई ओवर द कोरियन पेनिनसुला, वाई टेम्परेचर हैज राइज, ये क्यों हुआ है दोस्तों, बात कर रहे हैं जीएस पेपर 2 की, ठीक है। टेंशन एस्केलेटेड इन द कोरियन पेनिनसुला after North Korea fired at least 20 missiles east and west of its southern neighbor. The one missile landed near South Korean territorial water for the first time since the two countries were divided in 1953. देखो दोनों देशों को 1953 के अंदर में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो उसके बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जो मिसाइल है ये दक्षिणी कोरियाई क्षेत्र के जल के क्षेत्र के अंदर में इन्होंने लैंड किया है। की डिटेल्स में आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया जो है इट फायर्ड 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ऑफ नोरियन कोस्ट इन रिटेलिएशन। 3 मिसाइल जो है इसने फायर की है साउथ कोरिया ने इसके रिटेलिएशन में। द प्रेसिडेंट हैज ऑर्डर टू लॉन्च सो दैट नॉर्थ कोरिया पेज इट्स क्लियर प्राइस फॉर इट्स प्रोवोकेशन। तो ये साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया की बात, मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। तो साउथ कोरिया ने भी रिटेलिएशन में 3 मिसाइल फायर किया है, नॉर्थ कोरिया ने 20 की है। और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का कहना है कि अच्छा बेटा हमें धमका रहा है तो ले हम भी मिसाइल फायर, 3 मिसाइल उन्होंने फायर किए। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, मैंने बताया था एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हुई है, ठीक है। एक नॉर्थ कोरिया ने इसके खिलाफ वार्निंग दी थी कि ये मत करो, यूनाइटेड स्टेट और किसके बीच में, साउथ कोरिया के बीच में। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम हमें प्रोवोक कर रहे हो, तो ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। इसका नाम रखा गया, जो एक्सरसाइज थे उसका नाम था ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। तो यूएस और साउथ कोरिया ने मिलके लार्जेस्ट एवर जॉइंट ड्रिल की है दोस्तों, जिसका नाम रखा है इन्होंने ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। द ड्रिल्स इन्वॉल्व 100 ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ द अलाइड फोर्सेस, यूएस से भी और किससे, आपका साउथ कोरिया से भी। 100 ऑफ एयरक्राफ्ट जो है इसमें इसने क्या किया, भाग लिया है। द यूएस हैज डिप्लॉयड F-35B स्टील्थ जेट एंड कोरिया ने भी अपना F-35A एयरक्राफ्ट जो है इसके अंदर में भाग लिया इस एक्सरसाइज में, विजिलेंट स्टॉर्म के अंदर। तो बेसिकली एक मिलिट्री ड्रिल है जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सबसे बड़ी है इस एरिया की, है ना। तो ये जो फाइटर जेट इन्होंने बेच रखे हैं, देखो इसका नाम है 35B, और इन्होंने इधर जो दे रखे हैं साउथ कोरिया को 35A है। तो ये भी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टील्थ जेट वो होते हैं जो रडार को चकमा देने में सक्षम हो, जो पकड़ में ना आए रडार के अंदर। 380 एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं दोस्तों, एक 1600 सोर्टीज फॉर द एक्सरसाइज। अब इस पे
आपको पता है नॉर्थ कोरिया के पास एक ही चीज़ है धमकाने के लिए, वो है न्यूक्लियर अटैक। सो नॉर्थ कोरिया ने भी वार्न कर दिया है दोस्तों दैट टू वुड पे द मोस्ट हॉरिबल प्राइस इन द हिस्ट्री, लाइकली हिंटिंग अ न्यूक्लियर थ्रेट। ठीक है, और लगभग परमाणु हमले की बात कर रहे हैं, और तो क्या ही बात करेंगे। यूएस एंड साउथ कोरिया ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड दैट प्योंगयांग is preparing to conduct its 7th nuclear test, the country's first since 2017। अब साउथ कोरिया ने कहा है कि भैया ये 2017 के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। सितंबर में नॉर्थ कोरिया ने एक नया कानून भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी विल इक्विप विद देमसेल्फ दे इक्विप देमसेल्फ विद द प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमें लगा कि हमें किसी से खतरा है तो एक इन्होंने कानून पास किया कि हम तुरंत उसके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ इन्होंने बोली है और अपनी जो पावर है न्यूक्लियर पावर उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों हाईलाइटेड टेंशन दोनों में बढ़ी हुई है। द रीसेंट टिट फॉर टैट मिसाइल स्ट्राइक्स कम्स एट अ टाइम ऑफ हाइटेंड टेंशंस बिटवीन द टू कोरियाज। ठीक है, दोनों के बीच में टेंशन जो है आपको पता ही है वो ज़्यादा है। बोथ फायर्ड वार्निंग शॉट्स एंड आर्टिलरी शेल्स टू एट ईच अदर एंड ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द ब्रीचिंग द मैरीटाइम बॉर्डर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ब्रीच करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि भाई तुमने हमारा वो ब्रीच किया है, वो कह रहे हैं तुमने हमारा किया है। साउथ कोरिया जो है दोस्तों उसने भी वार्निंग शॉट फायर किए हैं, कुछ जाके येलो सी में गिरे हैं। अब ये येलो सी कहाँ है यार, ये मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, बोहाई सी के नीचे येलो सी, कल जो हमारा सेशन हुआ था देखा था उसमें, कल भी मैंने आपको बताया था कहां पर है येलो सी। ठीक है, नॉर्थ कोरियन मर्चेंट वेसल क्रॉस द नॉर्दर्न लिमिट्स लाइन, सब्सिक्वेंटली नॉर्थ कोरिया फायर्ड आर्टिलरी शेल्स इन रिस्पॉन्स टू द साउथ कोरियन नेवल शिप्स ब्रीचिंग द मैरीटाइम बॉर्डर। इसके बाद उत्तर कोरिया ने समुद्री सीमा को तोड़ने वाले दक्षिण कोरियाई नौसैनिक जहाज जो हैं और तोपखाने उनके ऊपर भी गोले दागे हैं। ठीक है, हो गया ये। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो क्या है, देखो रशिया ने ना आज से ठीक 65 साल पहले ना एक कुत्ते को भेजा था, कुत्ता नहीं बेसिकली कुतिया को भेजा था। ठीक है, कहाँ पर कि जो अर्थ का ऑर्बिट है ना, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारने में। तो इन्होंने स्पुतनिक 2 भेजा था, पहला स्पुतनिक 1 था, फिर स्पुतनिक 2 इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये देखना चाहते थे कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो ह्यूमन ट्रैवल के लिए मतलब ठीक है कि नहीं है। तो इन्होंने एक डॉग से मतलब स्ट्रीट से कुत्ता उठाया, ठीक है, मॉस्को की गलियों से, और उसको बिठा के भेजना चाहते थे, बट बाद में इन्होंने कहा कि फीमेल डॉग जो है वो इसके लिए बेटर है। तो फिर उन्होंने एक फीमेल डॉग जो है, ठीक है, उसको उठाया और उसको पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक चक्कर इन्होंने मरवाया। ठीक है, एक दिन की यात्रा करके ये जो फीमेल डॉग है ये कन्फाइनमेंट में ये वापस धरती के ऊपर आई। ठीक है, ये देखना चाहते थे कि वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब क्या आदमियों के लिए वो सही है कि नहीं है। इस डॉग का नाम था लाइका, बाद में नाम रखा गया इसका क्या, लाइका। तो लाइका जो है इसके अभी अंतरिक्ष में यात्रा करके आने के अभी कितने साल हो गए हैं, 65 साल हो गए हैं। ठीक 65 साल, 3 नवंबर को आज से 65 साल पहले इनको भेजा था। तो इसीलिए इसको कोमेमोरेट किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। और इसी के ऊपर में टॉपिक आया हुआ है लाइका एंड स्पुतनिक 2। 65 साल आफ्टर इट्स फ्लाइट, रिमेंबरिंग लाइका द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर सेंट टू द ऑर्बिट टू ऑर्बिट द अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ इसको पहला भेजा गया था। तो पहले आदमी नहीं गए थे दोस्तों, कौन गई थी, लाइका। ठीक है, समझ में आ रही बात, लाइका। कुत्तों का नाम, अपनी जो फीमेल डॉग है उसका नाम लाइका होनी चाहिए। मैं एक लेके आऊँगा, ठीक है, मैं उसका नाम रखूँगा लाना। एक मेरे पास ऑलरेडी है जिसका नाम है वेंडी, एक मैं और लेके आऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा लाना। मैंने सोच रखा है पहले ही, ठीक है, जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं। आप नाम रखना लाइका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवंबर 3, 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया था। ये हिस्ट्री बन गई थी क्योंकि पहली बार कोई लिविंग क्रिएचर ने पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर मारा था। इस डॉग का नाम था लाइका। ठीक है, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये देखना कि ह्यूमंस के लिए क्या स्पेस ट्रैवल करना सही है कि नहीं है। सेफ्टी हम जांच करना चाहते थे स्पेस ट्रैवल की, कि स्पेस ट्रैवल कितना ठीक है या कितना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बेसिकली भेजा था इसको। लाइका वॉज अ स्ट्रे डॉग। ठीक है, इसको सड़कों से उठाया गया था, मॉस्को की सड़कों से। और जैसे ये स्पुतनिक 2 लॉन्च होना था उससे पहले ही लेके आए थे इनको, विशेष तैयारी नहीं हुई, कोई मेकअप वेकअप इसका नहीं किया गया बेचारी का। तो लाए सड़क से पकड़ के, ठीक है, डाल दिया इसमें। ठीक है, इसमें एक फीमेल डॉग चाहिए था क्योंकि जो ये फीमेल डॉग को स्टडी करना चाहते थे, क्योंकि जो मेल डॉग है ना वो कन्फाइनमेंट में ना अच्छे से रह नहीं सकता। अगर कुत्ते को तुम बंद कर दो एक जगह पे, छोटी जगह पे, कंपार्टमेंट के अंदर, वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, उसको बेचैनी होती है। लेकिन
कन्फाइनमेंट के अंदर में ना फीमेल डॉग बेटर परफॉर्म करती हैं, वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठ जाती हैं, तो इसीलिए फीमेल डॉग को उठाया गया था। स्पुतनिक 2 क्या था दोस्तों? देखो स्पुतनिक 2 से पहले स्पुतनिक 1 आया था, इसको अक्टूबर 4 को लॉन्च किया था 1957, ठीक है। ये बीच बॉल साइज स्पेयर का था दोस्तों, एंड इट जस्ट एमिटेड द बीप्स एज इट्स एनसर्कल द अर्थ, जैसे इसने धरती को चारों तरफ से एनसर्कल किया इसने पहली बार। कुछ दिनों के बाद इन्होंने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, ठीक है। द इंजीनियर हैड प्लान्ड इट आफ्टर द सोवियत प्रीमियर निकिता खुर्सोचदेवा रिक्वेस्टेड आ फ्लाइट टू कोइंसाइड विद द 40th एनिवर्सरी ऑफ रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुचरेव ने रूस की बोल्शेविक क्रांति के 40वीं वर्षगांठ के ऊपर में उन्होंने कहा था कि हमें स्पुतनिक 2 लॉन्च करना है, तो फिर इन्होंने स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया था। इंजीनियर लर्न फ्रॉम स्पुतनिक 1, ठीक है, एंड दे क्रिएटेड द सेकंड वन विद अ कंपार्टमेंट फॉर द फ्लाइंग डॉग। तो पहले से उन्होंने सीखा और दूसरे के अंदर उन्होंने क्या किया कि भैया कुत्ते को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया, ठीक है, कि कुत्ता ऊपर जाएगा, ठीक है। अब की फैक्ट्स हम देख लेते हैं दोस्तों। इस समय सोवियत यूनियन जो था ना वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडर था उस समय पे, मतलब डंका बजता था उस टाइम, सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, तो उसका डंका चलता था उस टाइम पे भाई। लाइका वेसल स्पुतनिक 2 शॉट इनटू द ऑर्बिट, द यूएस फेल इवन फर्दर बिहाइंड। American and Russian scientists utilized animals, mainly monkey, chimpanzees, dogs, in order to test the country's abilities to launch a living organism into the space। तो इन्होंने किया है ऐसे, जैसे इन्होंने किया है तो अमेरिका ने भी ऐसे ही किया है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारी RI रेडार। R का मतलब है रेडार, I का मतलब है इमेजिनिंग, ST का मतलब है सैटेलाइट। तो हमारी रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट 2 जो हमने आई थिंक 2009 में लॉन्च की थी दोस्तों, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा उसने अनकंट्रोल्ड एंट्री की है, मतलब बिना कंट्रोल के एंट्री की है, और हिंद महासागर में जकार्ता के आसपास जाके गिर गई है सैटेलाइट, ठीक है। रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट 2, इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, बट ये जाकर गिर गई है ऐसे ही। गाइज एक बार यार लाइक कर दो यार वीडियो को, यार लाइक नहीं कर रहे हो तुम, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर करो यार भाई, प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, जल्दी से फटाफट कर दो यार। आज क्विज़ का ना इवेंट नहीं बना था, ठीक है, रात में बन नहीं पाया, मुझे इवेंट बनाना आता नहीं है, तो एक प्रॉपर एक बंदा रखना पड़ेगा इवेंट बनाने के लिए। तो जो क्विज़ है वो डेली ही होगी, आज वाली क्विज़ जो है वो दिन में आ जाएगी बीच में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, प्लीज़ कर लेना यार उसको, है ना। कल से मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर टाइम पे वो बन जाए। अभी यही थोड़ी सी आ रही, आप बोल तो रहे हो एनसीईआरटी, ये हो जाने दो, फिर एनसीईआरटी भी हो जाएगी। नहीं तो होगा क्या, एक दिन थंबनेल बन रहा है, इवेंट बन रहा है, दूसरे दिन नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे पास थंबनेल बनाने का वो जुगाड़ अभी है नहीं ना, वो मुझे सीखना पड़ेगा थंबनेल कैसे बनाते हैं, मुझे सीखना पड़ेगा कि वीडियो वो इवेंट कैसे बनता है, ठीक है, कैसे सिस्टम चलाया, तो कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा समय मांग रहा हूँ, हो जाएगा सब कुछ। तो रेडार इमेजिनरी सैटेलाइट 2 के बारे में बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि इसने री एंट्री कर ली है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। RISAT-2 सैटेलाइट जो 2009 में हमने लॉन्च की थी, इसने अनकंट्रोल्ड री एंट्री करी है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में। ये सैटेलाइट का वेट था 300 kg, ठीक है, और ये जाकर गिरी है कहाँ पर, हिंद महासागर में जकार्ता के पास। देखना जकार्ता मैप में कहाँ है, ठीक है। तो इसको हम लगातार टेस्ट कर रहे थे, जो इंडिया का सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन है, ठीक है, जिसको हम ISO 4OM कहते हैं दोस्तों, ये हमारी कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर में। तो वहाँ पर इसको लगातार पिछले एक महीने से मॉनिटर किया जा रहा था। ये जो एनालिसिस है इट इज कैरिड आउट बाय VSSC एंड ISTRAC टीम थ्रू इट्स इन हाउस डेवलप्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर। उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा था और उसी के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट यूटिलाइजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार की मदद से, MOTR की मदद से इसको ट्रैक कर रहे थे, ठीक है। MOTR ट्रैक कर रहा था किसको दोस्तों, आपका रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट 2 को रेगुलरली, और डेटा जो है उसको यूज किया जा रहा था कि फर्दर इसके ऑर्बिट को डिटरमाइन करने के लिए कहाँ से कैसे आएगी। बट इसने सडनली एटमॉस्फेयर के अंदर में री एंट्री करी है, और री एंट्री अनकंट्रोल्ड थी, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर थी। क्या थी दोस्तों ये, इसका मतलब था RISAT का मतलब है रेडार इमेजिनिंग सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया था PSLV C12 के द्वारा, हमारा लॉन्च व्हीकल था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 12, उसके द्वारा हमने आज से ठीक 13 साल पहले इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो 2019 के अंदर में लॉन्च की गई ये पहली सैटेलाइट थी, ठीक है, जो हमने भेजी थी।
RI Set 1 which has got delayed was launched only in 2012, ठीक है, पहली वाली 2012 में थी, बट RI Set 2 हमने पहले लॉन्च कर दी थी। RI Set 1 जो है वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इसरो PSLV रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च जस्ट वन सैटेलाइट इनटू द स्पेस। जब ये हमने सैटेलाइट लॉन्च की थी तो उस समय हमने PSLV का इस्तेमाल किया था एक लंबे समय के बाद में। अब ये PSLI क्या है दोस्तों? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोला जाता है। हमारा खुद का इंडिजिनियसली डेवलप्ड है दोस्तों ये, ठीक, एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है इसरो का। It comes in a category of medium lift launchers with a reach up to the various orbits. The orbits including geosynchronous, transfer orbits, lower earth orbit and polar sun synchronous orbit. तो इन ऑर्बिट्स के अंदर में इस सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है, मीडियम वेट की जो सैटेलाइट होती है वो, ठीक है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, ठीक है, अभी ये बोला है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, जो बच्चों से संबंधित होगा। तो ये जो है नेसेसरी कंडीशन जो है यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये क्या आई है दोस्तों? एक नेसेसरी कंडीशन जो है यहाँ पे वो आई है। तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं और क्या। तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, तो होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू अपॉइंट चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैड आस्क स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अपॉइंट अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन द एवरी पुलिस स्टेशन। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर हर पुलिस स्टेशन में कहा है कि एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो है उनको नियुक्त करो भाई, ठीक है। इट इज एक्सक्लूसिवली डील विद द चिल्ड्रन ईदर एज अ विक्टिम और अ परपीचुएटर। ये जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा ना, ये जो बच्चों से संबंधित क्राइम्स होंगे ना वो उनसे डील करेगा, चाहे वो किसी विक्टिम से संबंधित हो, मान लो कोई शिकार हुआ हो इन क्राइम्स का, या किसी ने क्राइम किए हैं, तो वो सारे के सारे डील कौन करेगा? ये चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ही डील करेगा। तो हर थाने में हो, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। अभी मिनिस्ट्री ने क्यों कहा है? तो इसकी सिफारिश की है किसने? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। तो इनकी सिफारिश के ऊपर ये बात हुई है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑन चाइल्ड राइट जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो इट रेफर्ड टू द प्रोविजन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है, उसके तहत में प्रावधान बनाया गया है। इट कॉल फॉर डेजिग्नेटिंग एटलीस्ट वन ऑफिसर, ठीक है। इसमें कहा गया है, इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कहा गया था कि कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे का, SI से नीचे का मत करो, उसको पता ही नहीं होगा फिर क्या होगा। हौलदार वलदार वो फिर ज़्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा मैटर कैसे डील करें। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमने 2015 में पास किया था, उसके तहत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ने रिकमेंड किया होम मिनिस्ट्री को कि भैया एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ASI, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गृह मंत्रालय को कहा है कि जो हमारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 उसके तहत में उल्लेख करते हुए कहा है कि कम से कम हर थाने के अंदर में एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन नेसेसरी बना दी गई है। द कमीशन हैड फर्दर रिक्वेस्टेड दैट ए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज व्हिच इज हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। साथ साथ इन्होंने क्या है कि हर शहर के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट और शहर के अंदर में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है वो होनी चाहिए, जो बच्चों से संबंधित मामलों पे डिस्कस वो करेगी। और इसको हेड कौन करेगा? डेप्यूटी सुप्रीटेंडेंट, DSP, कम से कम DSP इसको हेड करेगा। ऊपर कोई भी हो सकता है बट मिनिमम DSP होना चाहिए। हर थाने के अंदर में भैया बच्चों से संबंधित अगर कोई केस है तो किससे कांटेक्ट करना है? तो कांटेक्ट पर्टिकुलर जो है ना चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर का, वो हर थाने के अंदर में, हर पुलिस स्टेशन के अंदर में डिस्प्ले होना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई अगर बच्चों संबंधित मामला है तो किससे जाके संपर्क करना है, किससे जाके बात करनी है। द एडवाइजरी कम इन बैकड्रॉप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ये आया क्यों है दोस्तों? क्योंकि बच्चों के लिए ना, बच्चों के खिलाफ लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके चक्कर में दोस्तों ये फैसला लिया गया है, इंक्लूडिंग मर्डर ऑफेंसेज अंडर द पोस्को एक्ट, तो वो हो रहा है, तो इसीलिए ये कदम जो है उठाया गया है। बात करते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में, ठीक है, इसकी भी बात हुई है। तो कह रहा है कि द यूनिट जो है इसके अंदर में बेसिकली कौन कौन होंगे? एक तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होंगे, साथ साथ में 2 सोशल वर्कर होंगी और 1 सोशल वर्कर महिला होगी, ठीक है। तो जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनेगी डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पर, इसमें कौन होंगे? CPO, CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, प्लस 2 सोशल वर्कर, 1 सोशल वर्कर जो है उसमें कौन होगी? महिला, ठीक है। चलिए
क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में बता दूं, जो हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है हमारी एनसीआरबी, उसके हिसाब से बच्चों के खिलाफ कितने क्राइम हो रहे हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, द टोटल नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,28,531 इन 2020, इतने थे, अब बढ़ के कितने होंगे 1,49,404 इन 2021। इतने क्राइम जो हैं वो हो गए हैं अभी। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है क्राइम के अंदर, सदा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं 19,173 क्राइम। उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है, 16,838 केसेस जो हैं बच्चों के खिलाफ यहाँ पे आए हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1,402 बच्चे जो है इनका मर्डर हुआ है, 1,279 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कंट्री के अंदर में। एज मैनी एज 1,15,414 केसेज ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग इन्वॉल्विंग 1,18,549 चिल्ड्रंस वर रिपोर्टेड इन 2021। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टॉप द लिस्ट इन दीज केसेस। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है इस लिस्ट में क्या है दोस्तों, टॉप के ऊपर है। तो एक बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, साथ साथ पोस्को एक्ट क्या है, दोनों एक बार देख लेना, समय समय पे न्यूज़ में रहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस तो मैंने अभी बताया, और पोस्को भी आपको देखना है। तो बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने क्या किया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत में जो नेशनल कमीशन है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने सिफारिश की है कि भैया हर थाने के अंदर में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में एक यूनिट भी होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे, तो उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, याद रखना है अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन पोर्टल, ठीक है। ये नई पोर्टल बनाई है हमारे जो मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन किया जाना है। तो ये पोर्टल है, ये जो किसान एग्रीकल्चरल करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ये सारी की सारी सुविधाएं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और मोटिवेट करेगी कि आप जो है नेचुरल फार्मिंग करो, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। डन, चलो पढ़ते हैं इसको भी। ये भी देखो द हिंदू से सॉरी ये उसमें आया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चेयर्स फर्स्ट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग एट नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, ये यहाँ पे भी आया है, साथ साथ में ये आप देखोगे तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर में भी आया, पीआईबी में आया है। तो नरेंद्र तोमर जी जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और ये पोर्टल है जिसका नाम है मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये फार्मिंग कम्युनिटी जो कृषि समुदाय है उसको लाभ देगी। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है भाई। पोर्टल के अंदर है ना सारी इंफॉर्मेशन होगी इस मिशन से संबंधित। ये जो मिशन है, क्या क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन की आउटलाइन है, क्या क्या रिसोर्स मिलेंगे, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस है, कौन कौन से फार्मर इसमें रजिस्टर्ड है, अलग अलग ब्लॉग भी मिलेंगे इसके अंदर नेचुरल फार्मिंग के अंदर। पोर्टल में मिशन कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन, कार्यान्वयन प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इट विल बी यूजफुल फॉर द फार्मर्स। देखो ये किसानों के लिए क्या होगा दोस्तों, उपयोगी होगा। दिस वेबसाइट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग इन द कंट्री। दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से देश में प्राकृतिक खेती को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, कंपोनेंट्स क्या है नेचुरल फार्मिंग के? तो नेचुरल फार्मिंग एक केमिकल फ्री फार्मिंग होती है दोस्तों, जिसके अंदर में हम लाइव स्टॉक रख के घर के अंदर में ना पशु पाल के उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो लोकल और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो हमें प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से खेती करते हैं। जैसे हमारे घर में पशु है तो वो जो गोबर वोबर करेंगे, गोबर का खाद हम खेत में डाल लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर। इट मेनली रिलाइज ऑन अडॉप्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। हम अलग अलग मल्टीपल क्रॉप्स जो है उगाते हैं तो उनके ऊपर ही बेस्ड है। देसी काउ बेस्ड ऑन फार्मिंग इनपुट्स हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है, गाय का गोबर वगैरह ये खाद हम डालते हैं सॉइल एनरिचमेंट के लिए, और साथ साथ में कई सारी बोटेनिकल आपका कोकोनेशंस फॉर द प्लांट प्रोटेक्शन ये हम करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल फार्मिंग एक होलिस्टिक अप्रोच है, इको बैलेंसिंग, डाइवर्सिटी, कवरिंग सॉइल मल्चिंग, मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, नेचुरल तरीकों से कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना, यूज़ ऑफ इंडिजिनस देसी बीजों का इस्तेमाल करना है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को कैसे देखना है हमें दोस्तों, कैसे उसको मैनेज करना है, लाइव इंश्योरिंग लाइव रूट्स ऑल राउंड द ईयर, नो सिंथेटिक इनपुट, कोई भी बाहर से केमिकल चीज़ नहीं डालनी है हमें, लाइव स्टॉक जो है उसके साथ साथ जो है लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन भी करना है, इको बैलेंस करना है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। तो ये सारे एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग के लिए एक नई पोर्टल लॉन्च हुई है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रही है?
अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं जो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग करते हैं? तो कई सारे राज्य हैं जो नेचुरल फार्मिंग जो है आजकल प्रमोट करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये लीडिंग स्टेट है। हिमाचल प्रदेश के बाद है गुजरात, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स विच आर प्रैक्टिसिंग द नेचुरल फार्मिंग। समझ में आ रहा है? तो लिखो फिर कमेंट बॉक्स में हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, फटाफट बताओ समझ में आ रहा है दोस्तों। एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो यार, समझ में आ रहा है तो। ठीक है, एक बार यार प्लीज जिन्होंने लाइक कर दिया वीडियो को उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा यार, प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यार मैक्सिमम। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल यार, जरूरत है आपके सपोर्ट की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज दूसरी क्लास में। अच्छा, क्विज भी आज बीच में ही कराऊंगा मैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। एक इवेंट हम रात को 8 बजे करने वाले हैं, ठीक है, वही मैप के द्वारा। आज बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, रात में होगा वो इवेंट हमारा, ठीक है, रात में वो इवेंट होगा। एक क्विज करेंगे और एक और क्लास हम देखते हैं, ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज बता दूंगा टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे जरूरी है जुड़ना। टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/सुमित राठी UPSC। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से आपको टाइम का पता चल जाएगा, किस टाइम क्लास है, और साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार जाओ फटाफट से जाके इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, पूरा आपने डिटेल के अंदर में करंट अफेयर पढ़ लिया है। मैं तुरंत अभी आपको PDF दे दूंगा, आप अपने नोट्स बना लीजिए, है ना, बाकी आराम से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ों का समाधान बहुत जल्दी कर दूंगा, NCERT हो, आपका ऑप्शनल हो, कोई भी हो, ठीक है, चिंता मत करो। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।